अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक जो है वो कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे दिल से बड़े करीब रहा है और डेफिनेटली अ डोटिंग सन लाइक यू आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डोटिंग फादर्स के लिए भी होगा। वो ये है कि कुछ अर्से पहले एक इंडियन यूट्यूबर जिनकी एक बड़ी वायरल क्लिप गई थी, जो एक विकास साहब है, जिन्होंने बेसिकली कहा था कि पेरेंट्स का रोल होता है, ख़ास तौर पे बाप का रोल जो होता है बेटे की मेंटल हेल्थ में, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना ज़रूरी होता है। तो मेरे जहन में आया, वो ऐसे ट्रिगर था क्योंकि बहुत सारी बातें मैं भी करना चाहता हूँ इस मामले में। पेरेंटिंग बड़ा मेरे क्लोजेस्ट टू हार्ट है। हम दोनों पुल के साइड पे भी रह चुके हैं, आप इस साइड पे भी हैं, हम बेटे भी रह चुके हैं सही है, और हम बाप भी हैं बेटो। तो हम दोनों साइड देख चुके और हैं अभी भी है। और अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दोनों साइड देख चुके हैं। तो ये चीज़ हमें क्वालिफाई करती है एज प्रैक्टिशनर्स, एज यूजुअल पेरेंट्स, ठीक है, कि हम लोग आपकी हेल्प कर सकें थोड़ा सा, और आपकी इमोशंस को या आपकी चीज़ों को वर्बलाइज कर सकें। हम दोनों या बात कम से कम अपनी गलतियाँ शेयर कर ले यार। गलतियाँ शेयर कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों के चैलेंजेस हैं। हम दोनों चाहते हैं अच्छे पेरेंट बने, लेकिन हम दोनों के साथ ज़रा चैलेंजेस हैं। उतने अच्छे नहीं बने अभी तक बिल्कुल जितना ऐसे। के आइडियली बनना चाहेंगे। बिल्कुल, तो जितना डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा डिबेट होगी, उतना ज़्यादा पता चलेगा कौन कहाँ गलत है, क्या चीज़ सही हो सकती है। तो ये चीज़ असल में मुझे याद आई, वो कहते हैं ना कि एक हिडन कहीं थी एट द बैक ऑफ माइंड। ये देखा, फिर मैंने आपसे बात की कि हमें करना चाहिए इस पे। फिर एक मुझे चीज़ याद आई जो मैंने आपसे कहा था कि रक्शे के पीछे एक ज़माने में मैंने पढ़ा था, कुछ 4-5 साल पुरानी बात होगी। मैं ऐसी गाड़ी में जा रहा था, तो उस पर लिखा हुआ था माँ की दुआ जन्नत की हवा, बाप का डंडा जन्नत का झंडा। बहुत आला भाई, वाह। सही है अच्छा, चीज़ ने क्लिक किया, हाँ। जो भी उसने राइमिंग की, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है कि बाप का डंडा ही होता है जो जन्नत में झंडे गड़वाता है आपसे। तो ये डंडे का कॉन्सेप्ट जो है, ये बाप से ही क्यों लिंक्ड है। और बीइंग अ फादर, ये हमारे साथ भी बड़ा खिलवाड़ कर रहा है कि हम सोचते नहीं यार डंडा करके रखना चाहिए। हाँ हाँ, कि मतलब खिलाओ सोने का निवाला लेकिन देखो शेर की आँख से, है ना। और ऐसी लातादाद मतलब हमने मिसालें सुन रखी है फिर, नॉर्मलाइज। और हमने कहा कि यार ऐसे ही होता है। यार देखिए बात, मुझे ऐसा लगता है कि हम ना एज अ सोसाइटी एवोल्यूशनरीली उस फेज़ में है अपनी, कह लें कि अपनी लाइफ साइकिल के, कि जहाँ पे अभी तक हमने जो है ना वो इमोशंस को रद्द करके रखा हुआ है कि वल्नरेबिलिटी इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अ मैन, स्पेशली फॉर मैन। स्पेशली फॉर अ मैन। क्योंकि देखिए इमोशंस के लिए ना हमें अनफॉर्चुनेटली इक्विप नहीं किया जाता, और जितना हमें इक्विप किया जाता है वो ये होता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, डोंट क्राई, मेन डोंट क्राई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे मामलात होते हैं। और हम मजाक में तो कह देते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, सर्दी लगती है, और उसकी वजूहत जो भी है वो मर्द समझते हैं, और अगर औरतें नहीं समझ रही तो अच्छा है कि ना ही समझे। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम ये है कि बॉस, हमें ना अभी तक एवोल्यूशन में हंटर गैदरर प्रोटेक्टर माचो वाले रोल्स मिले थे। ये तो पिछले 200 साल में तकरीबन आप कह लें, या इवन फॉर दैट मैटर 200 भी नहीं, 100 साल, 125 साल पहले तक हमारे पास से ये रोल जो है वो डिवाइड होने शुरू हो गए, और ये इरोजन शुरू हो गई कि जहाँ पे हमने कहा कि यार सिर्फ मेरा काम नहीं है कि मैं बाहर जाके कमाऊँ, अब मेरी बीवी भी निकल सकती है, या वो कैपेबिलिटी या वो राइट्स या वो इनलाइटनमेंट की बात कर लें आप। और अब ये भी बात ख़त्म हो गई कि जोरे बाजू पे प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि अब तो पिस्टल विस्टल टाइप आ गए ना भैया। तो ये तो 12 साल का बच्चा हो, इतना सा हो, या 3 साल का बच्चा, इसके हाथ में गोली है तो ये आपके आर पार। अब वो वाला दौर ख़त्म हो गया कि ताकतवर होना ज़रूरी है तो प्रोटेक्शन ऑफर कर सकते हैं आप, ठीक हो गया, बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड दोज इंस्ट्रूमेंट्स चेंज्ड। अब रिसेंटली अगर हम देख लें इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि इनकम वॉज प्राइमरली अ मैन्स रोल, फिर वो वुमेन्स रोल आया, बच्चों के पास इनकम नहीं होती थी। आज की तारीख में चाहे वो यूट्यूब हो या फ्रीलांसिंग हो या जितने भी ऑनलाइन इस तरह के काम है, तो हम देख रहे हैं कि हमसे बहुत बेहतर ये हमारी नई जनरेशन है, जो जेन जीयर्स कह रहे हैं या इनके बाद वाले जो अल्फा आए हैं। ये तो अचानक से आपको पता चलता है बेटा तुम तो अभी 18 साल के नहीं हो, जी जी, और मैंने जो है ना वो इतना मिलियन जमा कर लिए, एंड सो है ना, क्योंकि डॉलर्स, इतने डॉलर्स हो गए इतने। है ये वाली जनरेशन है अब। सो अब ये रोल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो गए। ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो यूट्यूबर हैं, जो मिलियनेयर बन गए, जिनके माँ बाप भी अब यही काम कर रहे हैं कि बस बच्चे को तोहफा ला के दिया, उसने खोला, वाह भाई वाह, अनबॉक्सिंग की पूरी उन्होंने एक समझ लें यूट्यूब के चैनल बना दिया और इसमें खुश है वो। दिस इज नाउ बिकम द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, वेयर पहले जेंडर वॉज
असाइंड एंड देन एज वाज असाइंड एंड अब ये सब पैरामीटर्स रद्द हो गए। तो अब हमें समझ में भी तो नहीं आ रहा कि यार अब इस इमोशन का अचानक से जो हमने पिछले 5, 10, 15 हज़ार 20 हज़ार साल पहले से जो सीख कर रखा हुआ था, अब क्या करूं मैं इसका बॉस? क्योंकि अब तो डर भी हो रहा है और अब डर भी लग रहा है, और अब मैं ये भी नहीं कह सकता अपने बच्चों से ए बस। हमारी ना एज ह्यूमंस एवोल्यूशन का वो स्टेज है इस वक्त जहाँ पे हमें अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि यार मैं डंडा, देखिए मेरे दादा ने मेरे अब्बा को झाड़ा भी मारा भी इस हद तक कि मुझे डैड बताते कि अगर उन्होंने ये कहा है कि फजर हो गई उठ जाओ और डैड नहीं उठे, इतनी इतनी आवाज़ में, और डैड नहीं उठे एक झटके में ना यूँ उठ के, इसके बाद वो डैड बताते हैं कि अब्बा जो है, दादा को मेरे अब्बा कहते थे, अब्बा जो है ऐसे करके गोद में उठाएंगे और ठंडे पानी में फेंक देंगे आप। और ये चिल्लाती हुई ठंड है, ये इस्लामाबाद जैसी ठंड है जिस गांव में मेरे वालिद ने वो बचपन गुजारा है अपना। तो इस्लामाबाद की ठंड में आपको नींद से कहने, मैंने कहा तो अगर आप बेदार हो ही गए थे जब गोद में उठा तो बेदार हो, कहने नहीं फिर हमारी हिम्मत थोड़ी थी, फिर तो अब अब्बा ने उठा लिए का मतलब बॉस अब ये पानी में ही जाओगे तुम, वेदर यू लाइक इट और नॉट। अब तिल मिलाने का कोई गेम नहीं है, अब सीधे जाएंगे आप समझ रहे। सो अगर आपने सीधे सो आज की तारीख में अगर मैं और आप अपने अपने बेटों को उठाए और पानी में फेंक दे तो वो हो सकता है बोले यार ये क्या पागल वागल तो नहीं हो गए हैं भाई, ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, मेरा बाप क्यों बावला है इतना, है ना। एंड दिस इज विद इन अ फ्यू डेकेड्स, पूरी सेंचुरी भी नहीं हुई होगी ना। मतलब मेरे अब्बा अगर 75 के हैं तो और ये बात कर रहे हैं वो अपने बचपन की, तो मतलब बहुत से बहुत हुआ तो 70 साल पहले की बात है ना ये, तो ये पूरी एक सदी की भी बात नहीं है। एंड वी हैव इवॉल्व्ड टू दिस पॉइंट। अब इस डंडे को मैंने करना क्या है, ये तो डंडा है, अब ये मेरे पास है ना भाई डंडा, ये पिछले 8,000 10,000 20,000 साल से चल रहा था, अब मैं क्या करूँ इसका है। और अब मैं इसको ऊंची आवाज़ में बोलने से पहले ये सोचता हूँ कि मैं इसको रीज़न क्या दूँगा। आपको मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ भाई, बड़ा दिलचस्प सा वाक़या है, छोटा सा, मेरे लिए अच्छी दिलचस्प है, मुझे लगता है शायद आप भी इंजॉय करेंगे। कुछ दिन पहले की बात है भाई कि अब्दुल्ला मेरा जो बेटा है, साहब को गाड़ी वाड़ी चलाने की इजाज़त है कि गली वली में चले जाओ, ये वो देख लो सीख लो सारा कुछ कर लो। यार फहद मैं सैटरडे नाइट को ना आराम से मूवी वूवी देख के खाना पीना करके देर से सोया मैं भाई, सुबह के 4 बजे ना मेरा फ़ोन बज रहा है, लैंडलाइन से बज रहा है। मैंने कहा या अल्लाह खैर हो, पता नहीं अस्पताल थाना इस तरह की आवाज़ जहन में आता है। खैर भाई मैंने ये जो है वो उठाया फ़ोन, तो ट्रैकर से फ़ोन था कि आपकी गाड़ी नंबर फलानी फलानी स्टार्ट हुई। मैंने कहा यार ये गाड़ी चोरी हो गई। मैं बाहर निकला मैंने देखा गाड़ी गायब है। अब मेरे दिमाग में चलना शुरू हुआ कि बॉस गाड़ी चोरी हो गई है, मैंने थाने जाना है नहीं जाना है, किसको फ़ोन करना है कि थाने में यार कोई ऐसा अरेंजमेंट करा दो कि मेरी FIR जल्दी काट दे, लंबे ही ना करे। इस तरह के ख्यालात आते हैं आदमी को। मैं वापस अंदर आया तो मेरे कमरे के बाहर जो है वो चाबियाँ टंगी हुई होती सारी गाड़ियों की, तो मेरी नज़र पड़ी कि चाबी उस वाली गाड़ी की नहीं थी। मैंने कहा ओ इनसाइड जॉब है ये तो। मैं उठकर ऊपर गया तो मैंने देखा लड़का नहीं है, तो बाहर गाड़ी नहीं है, नीचे चाबी नहीं, ऊपर लड़का नहीं, ये तो 3 बिल्कुल पीस फिट हो गए। अब मैंने इसको फ़ोन किया, करते 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 आखिर में लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये मैंने इससे पूछा, मैंने कहा भाई ये सुबह के 4 बजे जाने की आपको क्या सूझी। उसने कहा बाबा मैं आपके सोने का इंतज़ार कर रहा था ना। अच्छा आप देर से सोए, मैं देर से क्या, आप जल्दी सो जाते मैं जल्दी चला जाता। इस पे ना मैं चारों खाने चित था। मैंने उसको यूँ देखा, मैंने कहा सच तो बोल रहा है। अब सच बोल रहा मैं इसमें भी नहीं जान सकता यार ये क्या बकवास। अच्छा रीज़न जो भी है इसके लिए तो जस्टिफाइड है ना ये इसने जस्टिफाई कर दिया। मैं कहा यार इंसान बनो यार, जाओ भाई सो यार, ये कोई टाइम है बना यार जाने का। बहरहाल सो नाउ इज़ नॉट द टाइम कि आप अपने वालिद से पूछ नहीं सकते या सवाल नहीं कर सकते, है ना। अब आप चैलेंज हो जाते हैं एज अ फादर, आप चैलेंज हो जाते हैं बिकॉज ये बेदार बच्चे हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन है। पहले हमारे अब्बा ने जो किताबें पढ़ रखी थी वो हमसे ज़्यादा थी, अब इनके पास हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स ऑल्सो हिस्ट्री के ऊपर, तारीख के ऊपर, चीज़ों के ऊपर इन्होंने हमसे ज़्यादा रिसर्च कर ली क्योंकि इनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन हाथ पे अवेलेबल है यार। और हर थोड़ी देर बाद जो है ना ये कुछ ना कुछ स्क्रॉल कर रहे, देख रहे, सीख रहे, पढ़ रहे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि डंडा कितना ज़रूरी है। देखिए बॉस मुझे लगता है कि अब ना जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आपका ना इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाते हैं, प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम। तो आज हो सकता है कि आपको ना ये हाथ आप नहीं लगा सकते अपने बच्चे को, ये नहीं लगाना चाहिए अपने बच्चे को, है ना।
और हमारे दौर में तो हम सुनते थे कि लौंडे बेल्टों से फिट रहे ना, टपा टप, हड्डियाँ आपकी, है ना, गोश्त हमारा। गोश्त हमारा है। अच्छा, फिर एक आधे दोस्त है जिसके अब्बा पाइपों से मार रहे हैं, किसी के अब्बा, मतलब एक से एक बढ़ के टॉर्चरों के वाकयात शेयर होते थे कि जानी तेरा वाला कुछ नहीं कर रहा, मेरा वाला तो मतलब छुरा वुरा मारने से शॉर्ट है बस, अगला कह रहा है भाई पिस्टल रख दी, मतलब कि एक दहशत मची हुई है ना बापों की। बापों की दहशत, बापों की दहशत मची हुई है भाई, कि किसका बाप कितना बड़ा दहशत गर्द है, इस पे कंपटीशन। फ्लेक्स था ये। ये फ्लेक्स था भाई, मेरा बाप ज्यादा दहशत गर्द है, मेरा बाप तो मलिकुल मौत ट्यूशन लेके जा रहे हैं इनसे क्या, और क्या क्या तरीके मार डालने के लोगों को है। लेकिन अब ये नहीं है, अब आपको डंडा देना होगा, लेकिन वो डंडा क्या है, दिस मस्ट चेंज। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। देखिए, डंडा है तकलीफ देना, या तकलीफ से मुराद ये कि सजा देना, बात ये है ना, डांटना या इबरत देना, सबक सिखाना या कुछ। टेकिंग सम पीस या सम कंफर्ट अवे, बेसिकली बात ये है कि जानी आज मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगा, मैं तुम्हें डंडा ऐसा दूंगा कि मैं 3 दिन बात नहीं करूंगा। अब ये 3 दिन ना यही पसीने आ रहे हैं, या अल्लाह जब ये बात होगी, क्योंकि बात तो होगी, तब क्या होगा, अभी तो बात नहीं हो रही तो भी नींद नहीं आ रही, ये टेरर है ना आपका। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे फॉर एग्जांपल आजकल की तारीख में आप वाईफाई ऑफ करके देख लें जरा, शोर मच जाता है। जिस तरह से मम्मी में नहीं वो कीड़े दीवारों पर से उतर कर आ रहे थे, यही बच्चे जो बेहोश मदहोश बैठे हुए, अभी आप वाईफाई ऑफ कर दे, पासवर्ड चेंज कर दे, ये हमारी दुनिया रुक गई, सारी कायनात घूमनी बंद हो गई है। अच्छा, आप इनसे इनकी इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेस गैजेट्स ही छीनना शुरू कर दे, सो दिस कैन ऑल्सो वर्क एज अ डंडा। मैं इसके लिए 100% इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज यू विल हैव टू डिसाइड कि आपके बच्चे के लिए, ये बेटे के लिए वो डंडा क्या है। हाँ, मैं इस चीज़ में ज़रूर बिलीव करता हूँ मेरे भाई, कि देखें बॉस, आपको ना कंफर्ट एक लेवल तक देनी चाहिए, उसके बियॉन्ड अगर आपने कंफर्ट दे दिया ना तो ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी इस बच्चे के लिए। जिस तरह से हमने पहले शायद बात की है कि यार आप ना पै बना देंगे, बिल्कुल, वो प्रोटेक्टिवनेस, ओवर प्रोटेक्टिवनेस में फ़र्क रखना है आपको, है ना। सो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, जैसे अब्दुल्ला के ना चोट वोट लग जाती है, लगती है यार, बच्चे फुटबॉल खेलता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, पता नहीं कुछ ना कुछ करता ही रहता है। इस उम्र में मैं और आप भी शायद पहाड़ चढ़ जाते थे, साइकिलें चलाते थे, दीवार में घुस जाते थे, करते थे ना भाई। और इस एज का तकाजा ये है कि ये होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है कि ये कर रहे हैं, वरना आधे से ज़्यादा तो बच्चे इस परेशानी, वालिदैन इस परेशानी में कि भाई बाहर क्यों नहीं जा रहा खेलने, ये सिर्फ इतनी बड़ी तोंद, मतलब अल्लाह की कसम तोंद वाले बच्चे आ गए भाई अब तो, है। मतलब स्विमिंग करने जाओ तो लगता है कि बेटा तुमने कभी कुछ तो खेला होगा, इसको देख के तो लग रहा है ये न्यारी बेचता है, बताइए ना, जैसे वो न्यारी वाले ना बड़े मटके लेके बैठे होते थे और डाल रहे होते थे सालन वालन, तो ऐसे तो बच्चे हो गए। सो अगेन मुझे लगता है कि इनको ना ज़रूरी है कि आप उठाएं और बोले चलो बाहर जाओ, इनको धूप लगनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट फिजिकली इम्पोर्टेंट, नॉट मेंटली इम्पोर्टेंट, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि इनको चोट भी लगे। जब चोट लगेगी तो चोट बर्दाश्त करना सीखेंगे ये, इनको पता होगा कि मैंने रिएक्ट कैसे करना है भाई। प्रैक्टिकल डंडा ज़रूरी है, प्रैक्टिकल डंडा एक्चुअली ज़रूर। मतलब आपकी विजडम से आपने ये सीखा है कि क्या क्या लूप होल्स हो सकते हैं आगे जाके इसके लिए, और फ्यूचर में क्या क्या कहाँ कहाँ इसको हिट लग सकती है। फॉर एग्जांपल वो मैंने कहीं सुना था ना कि यार बाप की गालियाँ बेहतर होती हैं इससे पहले कि बॉस गालियाँ दे या बाहर वाले गालियाँ दे। तो बाप की गालियाँ इसलिए ज़रूरी होती है कि आपको वो ओरिएंटेशन कर देती है कि दुनिया में कैसे फंक्शन, दुनिया में कैसे फंक्शन करना। देखिए मेरा और आपका जॉब क्या है एज फादर्स, एंड दिस समथिंग जो कि मैं ना अपने बच्चों से कहता हूँ, एंड अभी मैं सही हूँ या गलत हूँ ये तो मुझे वक्त ही बताएगा मेरे भाई, या कोई अगर प्लीज़ कोई ऐसा एक्सपर्ट हो तो ज़रूर बताएगा आपका क्या तजर्बा रहा है। ना हम एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली बात करते हैं हमेशा कि यार फादर, मेरा जॉब ना एज अ फादर प्राइमरीली ये नहीं है कि ये मुझे पसंद करे। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है, इन माई ओपिनियन वेरी हम्बली सो, कि यार मेरा जॉब ये है कि मैं अपनी औलाद को ना ज़िंदगी के लिए तैयार कर दूँ, है ना। कि बॉस मैं हूँ एक बॉक्सिंग का या मार्शल आर्ट्स का कोच, आप मेरी अभी तो डोजो के अंदर है, यानी कि अभी तो आप प्रैक्टिस सेशन में है ना, जब आपका बचपन है तो यहाँ पे ना आपको मैं जानबूझ के लोगों से लड़वाऊंगा यानी कि पिटवाऊंगा, ये तो मैं तकलीफ है। अगेन मेटाफॉर ये है कि आप उसको ज़िंदगी की तकालीफ से हम आहंग कर देंगे, सही है, आप उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, देखो ये चैलेंजेस आ सकते हैं तुम्हें, ताकि जब तुम रिंग में जाओ और एक्चुअल तुम्हारे सामने एक अपोनेंट खड़ा हो जो तुम्हारी नाक तोड़ते हुए सोचेगा नहीं, और ये तुम्हारे पास जो प्रोटेक्टिव गियर है ये उतर चुका होगा, तब बॉस जब पंच खाओ तो तुम्हें तैयार होना चाहिए कि मैंने पंच कैसे खाना और पलट के देना कैसे, है ना।
सो इट्स आवर जॉब एज फादर्स, इन माई ओपिनियन, या एज पेरेंट्स फॉर दैट मैटर, कि यार हमारे बच्चे कितने इक्विप्ड हैं लाइफ के लिए। अगर हमने इनको प्रोटेक्शन दे के एक बबल के अंदर पैदा कर दिया और उसी के अंदर रहा, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। ये बच्चे आगे ज़िंदगी में कामयाब दूर सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। नाउ कितना डंडा देना है ये एक सब्जेक्टिव बात है, ये डिपेंड करता है आपके बच्चे पे कि इसको कितना बर्दाश्त है और इसको कितनी ज़रूरत है आगे। आप समझ रहे, कोई कोई होता है, कितना बर्दाश्त है उसके एंड पे, कितना ज़रूरत है आपकी एंड पे, क्योंकि आपको पता है कि कितना ज़रूरत है ना। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक्चुअली पिछले कुछ दिन पहले हमारे वाले साहब के पास से वेप पकड़ा गया एक। अच्छा, पकड़ा नहीं गया एक्चुअली, वो आया अपनी माँ के पास में, सना को उसने कहा, कहने मम्मा मुझे बात करनी है। तो उसने कहा बोलो क्या है? कहने यार वो मैंने कुछ गलत किया है तो मैं आपसे ना शेयर करना चाह रहा था। अच्छा, ये ना ज़रा हॉल सी गई ना अंदर ही अंदर के, यार पता नहीं क्या कर दिया इसने, कोई मेजर अल्लाह जाने क्या मसला है, तो मैं देखती हूँ। कहला नहीं मैंने वो कर लिया, लेकिन मुझे लग रहा था। अच्छा, है सच्चा अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह ना, झूठ वूठ नहीं बोलता अभी तक। छोटी छोटी डंडियाँ मार लेगा कि कुछ खा गया, कुछ पी लिया, कुछ कुछ मज़े कर ली, कहीं KFC मंगा लिया तो वो डंडी वंडी मार लेगा। तो बहरहाल ये हो गया। उसके बाद फिर उसने कहा कि वो मैंने ना वो दोस्त से लेके वेप कर लिया, मुझे ना उन्होंने ऑफ़र की तो मैंने ट्राई कर लिया। मैंने कहा ओके, चला नहीं मुझे बताया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा बॉस ऐसा है, आए गाड़ी में बैठ जाए। मैं और सना बैठे, अब्दुल्ला और अनिशमा को बिठाया, हम वेप की शॉप पे गए। मैं कहा बस चूज़ करें कौन सा वाला मॉड चाहिए आप, वो जो मशीन होती है, फ्लेवर चूज़ करें, 0 mg निकोटीन वाला ले आप ले। कह रहे जी। मैंने आप ले, मैं दिलाने आया हूँ। मैंने दुकानदार से बात कराई, मैंने कहा बॉस बताओ क्या हुआ है। तो दुकानदार कहता है क्यों दिलाने आप इसको? मैंने कहा उसको शौक हुआ है। उसने समझा, दुकानदार ने समझा, कहना देखो बॉस मैं ये बेचता हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ मत करो ये, लेकिन अगर तुम्हें चुल है और तुम्हारा बाप ही तुम्हें ले आया है तो भाई फिर मेरा क्या, मैं तो दुकानदार हूँ, लेकिन मेरा मशवरा होगा कि तुम ना करो। देखिए फायद ही विल नीड टू मेक मिस्टेक्स, हम नहीं रोक सकते उसको, है ना। गलती से इंसान सीखता है। हाँ ये ज़रूर है कि हमारा काम है उसको ये बताना कि ये गलत है और ये सही है। लेकिन क्या आपने और मैंने, लेट्स बी ऑनेस्ट, एक सच्ची बात करते हैं, हमारे वालिदैन ने हमें अगर 10 चीज़ों से रोका तो उसमें से 8 तो हमने की ना। बिल्कुल ऐसे है मतलब ये तो किसी ने कभी नहीं कहा था कि बेटा झूठ बोला करो, तो क्या हमने झूठ नहीं बोले? वो भले जितना बोलेंगे औकाब की नज़र हमने रखी है, तो हमें पता है हमने कहाँ कहाँ औकाब की नज़र चूकी है। मतलब कब कौन रेनबो सेंटर गया है ये तो हम ना ही है। चलो खुद याद करो जो मेरी उम्र के हैं और जो मेरे बाद के कौन कब है, किस ट्यूब पर गया जो कि यूट्यूब नहीं था, है एंड सो। तो अब अगेन द पॉइंट इज के बॉस 100% हम में से कोई नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम ये ज़रूर होना चाहिए कि भाई आप ना इस बात पे ज़रूर उसको ये बताएं कि ये सही है ये गलत है, और इस बात को भी एक्सेप्ट कर ले कि यार ये गलती करेगा, क्योंकि ये भी तो इंसान है। मेरा वाला बच्चा, मैं ऐसा एक्सेप्शनल नहीं सोच सकता इसको कि यार ये तो बिल्कुल दूध का धुला है भाईजान। सही बात है। ऐसा नहीं है, कोई भी किसी, ना मैं दूध का धुला हूँ, ना आप है, ना हमारे वालिद थे, ना हमारे बच्चे हैं, ना वो होंगे, है ना। सो डंडा यस ज़रूरी, डंडे की नेचर हैज़ चेंज्ड मुझे लगता है। अब वो जूते नहीं पड़ सकते और वो चिल्ली नहीं बजा सकते आप, और आप पाइपों से नहीं मार सकते वरना ये बागी हो जाएंगे। ये मेरा ख्याल है। इट ऑल्सो डिपेंड्स आप कहाँ हैं। देखिए आपकी सोसाइटी का नॉर्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कंसिडर करने वाली। आज भी अगर आप एक सोसाइटी के ऐसे हिस्से में रहते हैं जहाँ पर लौंडे पिट रहे और आपने अपने वाला भी धो दिया तो कोई मसला नहीं, बस कोई मसला नहीं, ऐसे ही। तो ये डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी कौन है, आप किस सेक्ट से बिलोंग करते है ना। तो अगर आप एक सेकंड के लिए इंक्लूसिविटी का फैक्टर होगा तो मसला ही नहीं है भाई, वही हुआ जो नॉर्मली होता है। दोस्त भी आगे ही बताएंगे हम पिटे, है ना। आपने कहा और जानी तेरे तो मुंह सुझा दिया, बोला भाई मत पूछ यार कंधा तोड़ दिया मेरा तो है। तीसरा कह रहा भाईजान बिल्कुल इतना जोर का मारा है रान से चला नहीं जा रहा मुझसे, तो ये सारे बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कर रहे थे किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे जो है ना पुलिस को बुला लिया जाता है कि यार मेरे अब्बा ने मुझ पर हाथ उठाया और मैं हूँ 17 साल का, तो मैं तो आज इनकी बता दूंगा कि भाई ये पुलिस से कैसा सामना होता है, तो ये बच्चा नहीं छोड़ेगा आपको। तो इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर एंड आपका नॉर्म क्या है। और इसमें एक दो चीज़ें मैंने जैसे
फॉर एग्जांपल देखिए कि यार बहुत दफ़ा क्या होता है, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि यार आवर चिल्ड्रन, आवर किड्स हैव टू मेक अस प्राउड, ठीक है, तो इट कैन बी द अदर वे अराउंड एज वेल। बहुत दफ़ा क्या होता है कि आप जब इस तरह फोकस कर रहे होते हैं ना, तो आप बहुत सारे एक्शन ऐसे नहीं ले रहे होते जिससे आपके किड्स भी आपके लिए प्राउड फील कर सकते हैं। जिसमें एक चीज़ ये आ सकती है, फॉर एग्जांपल आप स्मोकिंग नहीं करते, आपने स्मोकिंग ज़माने से पहले छोड़ दी, तो आप बोल सकते हैं, अब आपकी वो भरमबाजी हो सकती है कि देखो स्मोक नहीं करना है, क्योंकि आपने एक्शन करके बता दिया है। वो ज़माने भी गए, क्योंकि अब हमारा बेटा डायरेक्टली सवाल कर सकता है, क्योंकि वो इन्फॉर्म्ड है। भाई वाईफाई का ज़माना है, इन्फॉर्म्ड है, और वो इतना कनेक्टेड है पूरी दुनिया से कि अब हम ये नहीं कर सकते कि हम एक चीज़ कर रहे हैं उसको रोक रहे हो। भाईजान ये तो आप भूल जाए। हत्ता कि आपके जो ठरक है ना, जो पहले आप इधर उधर निकाल लेते थे, अब वो भी ऑनलाइन सबको नज़र आती है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा वही है। देखें हमारे और बचपन आप में ये भी नहीं बोल हिस्ट्री साफ हो जाती थी। हाँ, हमारे अब बचपन कहाँ से करोगे। अब किधर से हिस्ट्रियाँ साफ करते फिरोगे मेरे भाई। सही बात, अच्छा दूसरी बात ये कि टेक्नोलॉजी तुम्हारे अब्बा को नहीं पता थी, तुम्हारे बेटे को तुमसे ज़्यादा पता बिल्कुल ऐसे ही। है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे अब्बा से ज़्यादा पता थी और तुम्हारे बेटे को तुमसे ज़्यादा पता मेरे भाई है। तो आपको ये लग रहा है कि मैंने अपने अब्बा को तो चूना लगा लिया, क्योंकि अब्बा को कद्दू भी नहीं पता था कि हिस्ट्री होती है और ब्राउज़र में से आप उड़ा देते। बेटे को ना वो मिटी हुई हिस्ट्री में ढूंढना आती है कि इसकी रूह के अंदर मैं घुस के कुछ निकाल लूँगा। एक बात है। अच्छा दूसरी बात देखें, वो एक बड़ी मज़े की बात की आपने कि यार भाई अब जो है ना वो दौर चला गया कि आप जो है वो इसको छुपा सकते हैं चीज़ें, या आप लीड बाय एग्जाम्पल ना करें, क्योंकि अब्बा ने कह दिया अरे तुम सिगरेट नहीं पियोगे, तो आपने कहा यार अब्बा ने मना कर दिया, अब ये तो मैं तो चलो ऐसा कर लेते। आज जो है ना वो पूछ लेता है। सो मेरा आमतौर से अब्दुल्ला से मेरी डिस्कशन अगर कभी रही है इस बारे में, तो मैंने उसको पहले ये बताया कि देखो बेटा मैं ना दिन के 2 पैकेट पीता था, एंड मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार मैंने ना अपनी ज़ात बहुत बड़ी ज़्यादती कर ली है, कि क्योंकि मुझे मेरी लर्निंग्स ये थी, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड ओपन अबाउट दिस फैक्ट, कि आप या मैंने रादर मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोगों ने सिगरेट पीनी शुरू कहाँ की होती है, दोस्तों के साथ बैठ के इस चक्कर में कि यार हम Cool जरा कूल लगेंगे, शो मार वो फोमो होता है ना, फोमो को अवॉइड करने के लिए। यार तेरा भाई भी अच्छा इसमें ना 2 चीज़ें इंटरेस्टिंग होती, एक होता है कि मैं लॉर्डों के साथ ज़रा जेल कर जाऊँ, कि मैं ज़रा बिलोंगिंग वाली एक फीलिंग आएगी, हम तो सुट्टेबाज है और हम कूल कितने हैं कि हम तो सुट्टे मार, रिबेलियन वाला जो एक एटीट्यूड होता है ना कि हम बागी हैं, ये वाला आ जाता है। और साथ में एक बैक ऑफ माइंड ये भी चल रहा होता है कि यार कोई देख रही है। ये 2 प्रॉन्ग्ड अप्रोच होती है कि यार लड़के भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और लड़कियाँ भी मुतासिर हो रही हैं। तीसरी भी होती है, फटी हुई कोई और तो ना देख, अब्बा तो नहीं देख रहा। अब्बा तो नहीं देख रहे कहीं है? तो अच्छा अब ऐसे में आप देखें मैं ना हाँ, मेरी प्रैक्टिस ये रही है, या मुझे अभी तक तजर्बे के हिसाब से जो भी मुझे समझ में आया वो मैंने ये किया है कि मैं उसको बोल देता हूँ कि देखो बेटा अगर तो तुम्हें वो लड़की इसलिए अट्रैक्टिव समझ रही है कि तुम सुट्टे मार रहे हो, उसकी वैल्यूज, तो इसका एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि शी इज़ लुकिंग फॉर समवन हु इज़ गोइंग टू डाई यंग, शी इज़ लुकिंग फॉर समवन who doesn't care about their health। और देखें आज की तारीख में ना दुनिया में हेल्थ के उसके ऊपर मैनली आइडियल्स जो है वो फक्ड अप। चाहिए ना, तो उसका एग्जाम्पल क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये शिट शो आपको जो है ना ले डूबेगी बॉस, क्योंकि ये आपको इनकरेज करेगी कि आज तू सिगरेट पी रहा है अपनी सेहत ख़राब करने के लिए, कल एक काम कर तू कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ले, परसों तुझे ज़्यादतीज़ हो जाए तो क्या ही बात है, और एक काम करो अगर एक कैंसर का ट्यूमर भी पैदा कर लो तो तुम तो बिल्कुल उफ जेसन स्टैथम जितने हसीन हो जाओगे तुम मेरे लिए, तो मैं तो बावली लट्टू हो जाऊंगे तुम्हें। तो फिर एक काम करो बेटा तुम कैंसर मर जाओ, सही बात। और वहाँ पे तुम्हें सिगरेट पान गुटके के जितने टेढ़े मेढ़े बेगड़े बेचारे परेशान जो मरीज है ना उनसे प्यार मोहब्बत कर बैठो। देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई नोटिस्ड कि बॉस वो कहते थे ना हमेशा से कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद पढ़े तो उसको बोलो नहीं तुम पढ़ो। तो ये मैंने एग्जैक्टली यही नोटिस किया। मैं जिम जाता हूँ, मेरा बेटा ऑटोमेटिकली बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आके मुझसे बोल देगा यार बाबा जिम चले। अच्छा फिर वो आजकल जो है वो एक शुगल भी लगा हुआ, यार आपसे बेहतर बाजू मेरे, ये भी कर रहे हैं वो, यार बाबा आप तो छोटे हो रहे हैं, ज़रा पिलपिले लग रहे हैं आपके, ये भी हो रहा है आजकल। सो हालांकि अभी ज़रा सा टाइम है, बंदा टेस्ट करता है अपनी लिमिट्स, टेस्ट कर रहा है, देखो तो सही कहाँ तक जाऊंगा तो ये ज़रा क्रैक करेगा। तो पिछले दिनों उन्होंने इत्तफाक ऐसा हुआ, मेरा वाला भी ये कर रहा है। अच्छा लिमिट्स टेस्ट कर रहा होता है कि देखो तो सही कहाँ तक फैल सकता हूँ मैं। तो ऐसे में जो है ना वो मज़े की बात ये हुई पिछले दिनों
कि उन्होंने इस तरह से कहा कि बाबा मैं ना, वो अलिशबा को डिनर टेबल पे डिनर के बाद वो कह रहा था कि मेरे दोस्तों ने यूँ हेडलॉक लगाया, हेडलॉक के बाद तो आदमी हिल नहीं सकता, जुल नहीं सकता, यूँ पैरालाइज हो जाता है। तो वो छोटी बहन को, अब वो दिन की सी तो जान पान सी तो बच्ची है वो। अच्छा इत्तेफाक है हम दोनों की बेटियाँ ऐसे ही है ना, धान पान नोडे भी खास कोई ताकत, मतलब ऐसी फुसफुस ही है दोनों। भारत तो ये ज़रा जोर आजमाई कर रहे थे। अब थोड़े से लंबे भी हो गए हैं और ज़रा सा सिक्स पैक भी आ गया उनका, ज़रा सा कट्स वट्स डेवलप हो गए, तो उनको लग रहा है कि वो शर्ट वर्ट बुरी लगती है आजकल उनको पहनना, तो घर में जो है सिर्फ शॉर्ट्स पहन के पहन रहे होते हैं वो। मुझसे मैंने उनको कहा, मैंने कहा बात सुनो भाई, ये इतनी सी बच्ची में तुम क्या ये जोर आजमाई कर रहे हो? कहना बाबा मैं आपको अगर वो आप हिल नहीं पाएंगे। मैं कहा चल फिर ट्राई कर ले भाई। अच्छा उसने मुझे ऐसे करके लॉक में डाला, मैं यूँ था, मैंने उसको ऐसे उठाया और यूँ करके बिस्तर में फेंक दिया। तो अब सना ना जोर से कहका मार के हंसने लगी ना, और अलिशबा भी सभी हंसने लगे कि भाई मतलब यार तुम तो इतना टार्जन बने हुए थे, तुम्हें तो बच्चे की बंदर की तरह उठा के फेंक दिया। तो वो ना एक सेकंड को ना ज़रा झेप सा गया। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि उसके बाद से ना उसको ये अंदाज़ा हो गया, अब जब वो बोलता है ना किसी से और से, कहता है बाबा के अलावा मुझे कोई इस तरह से ओवर पावर कर नहीं सकता, अभी ऐसा नहीं है। तो नाउ ही अंडरस्टैंड्स डायनामिक्स। कि डायनामिक्स ये है बॉस। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैं उससे ये कहूँ यार फाद मेरी ना लव मैरिज है और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा इत्तेफाक जी मुझे ये अभी कुछ अरसे पहले ही पता चला, 6-8-10 महीने पहले या साल भर पहले, कि मेरे अब्बा और अम्मा की भी लव मैरिज है। अरे भाई हमें नहीं बता रहे थे ये लोग इतने टाइम से, अरे गोल करके बैठे हुए थे, पता नहीं कब से न जाने, जैसे पता नहीं कहीं इस्ताहारा कराया था तो इनकी तस्वीर आ गई तो मैं मिल लिया टाइप्स ना। पकड़ा ही कैसे हुई? आप देखें हम कहते हैं ना प्रोसेस नहीं चेंज होता, मीडियम चेंज हो जाता है, ये तरीक़ेकार शिफ्ट हो सकता है, करेंसी चेंज हो सकती है, प्रोसेस वही रहता है। भाई मेरी वालदा का नाम रुखसाना है, मेरे अब्बा ने कभी बॉटनी की कोई किताब दी होगी, उस पर लिखा हुआ था फॉर फ्रॉम। निकनेम्स। निकनेम्स आ गए ना। मैंने वो किताब कहीं पता नहीं कहाँ से निकल आई ना, अल्लाह जाने। अब याद रहे मेरे अम्मा पापा की शादी को भी तो 43 साल प्लस हो गए ना भाई। वो किताब निकली, मैंने यूँ किताब रखी, मैंने डैड को बोला, मैंने कहा डैडी ये बॉटनी की किताब बड़ी अच्छी है। कहले हैं अच्छा कौन सी बेटा? अब उनको याद नहीं होगा। मैंने कहा देखिए आप ये पहले इस पे ये क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब वो हल्के से ना मुस्कुराए, वो जो एक जैपी मुस्कुराहट नहीं थी, अड़े पकड़ा गया टाइप से। अच्छा मैंने मॉम को देखा सामने, मॉम तो मुकर गई, मुकर सी गई ना कि मुझे नहीं पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम, बकवास करो। मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है? और इनकी राइटिंग है, मैं तो ये राइटिंग तो मैं छापता हूँ बचपन से, इस राइटिंग में तो मैंने कितनी रिपोर्ट कार्ड साइन करके दी क्योंकि है तो ये डैड की राइटिंग। तो हमें पता चला कि ये भी। अब देखें अगर हमें उस एवोल्यूशन की बात करें तो मेरे वालिदैन ने मुझे नहीं बताया, या बहुत अरसे तक अब मुझे पता चला कि उनकी लव मैरिज है। और इसमें ख़ास तौर पे जैसे हमने रिलेशनशिप की बात की, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि आप स्मोकिंग नहीं करते, मैं नहीं करता, तो हम कह सकते हैं जिम जाते हैं आप, हमारे बच्चे जाते हैं जिम, तो उनके लिए कम से कम उनको ये पता है कि यार वाली भी साथ साथ हाँ वो जाती है। बेटी ज़्यादा उस शौक मामले नहीं में, बेटा फिर भी थोड़ा सा ढीला है, हाँ बात चले जाए, लेकिन उसको मैं खींच के ले जाता हूँ। लेकिन जब वो जिम जाता है तो उसके अंदर एक हेजान पैदा हो जाता है कि यार मैं यहाँ आगे तो कुछ करके जाऊँगा। तो बड़े बड़े बट्टों की तरफ देख रहा होता है, फिर मेरे बाइसेप भी चेक कर रहा होता है। अभी कुछ अर्से पहले उसको शर्ट आई, मैंने उसने मैचिंग की शर्ट की हुई थी, बैंक का वलीमा होता, पिंक शर्ट पहनी थी हम दोनों ने। तो बाबा मुझे पापा ऐसी फिटिंग चाहिए, पापा ऐसी फिटिंग चाहिए। अब ज़ाहिर है वो बिल्कुल दुबला सा है अभी तो मैंने बेटा तुम्हें अच्छा खासा खाना पड़ेगा, प्रोटीन वगैरह ये। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता ओरिएंटेशन हो रही है। मुझे ये पता है कि कम से कम ही ऑल्सो फील्स प्राउड लुकिंग एट मी। मतलब जो प्राइड मैं चाह रहा हूँ उसकी तरफ से, मैं उसको बोल नहीं रहा कि बेटा मुझे तू ऐसा मौका दे कि मैं तुझे फ़ख्र करूँ, क्योंकि आई एम एक्चुअली एग्जाम्पलीफाइंग दैट थिंग। तो वो भी ये बोथ वेज चलता है। यस ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही उससे बोलूँ कि भाई तुझे मुझे प्राउड फील कराना है जब भी हो। आप भी ऐसे काम कर रहे हो जो पहले से उसको बताना ना पड़े, वो खुद कर रहा हो, क्योंकि उसने बाप को देखा है अपने। क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि अब ना वो बराबरी का दौर है, या एटलीस्ट हमारे सोसाइटी के हिस्से में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें ना बापों से सवाल पूछ लिए जाते हैं, यार आपने ऐसा क्यों बोला या आपने ऐसा क्यों किया। अब सवाल उठने लगते हैं, या सवाल इसलिए नहीं उठते कि आपको सिर्फ चैलेंज करना है, सवाल इसलिए उठते हैं कि यार बॉस मैं आपकी थॉट प्रोसेस को समझना चाह रहा हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, बिकॉज नाउ दे हैव एन इंडिपेंडेंट माइंड ऑफ देयर ओन। तो अपने पर्सपेक्टिव्स भी ना वो
सिर्फ बताते नहीं है लेकिन आपके पर्सपेक्टिव को चेक भी करते हैं कि ये मेरे साथ मैच कितना करता है। तो आपने बेसिस और फाउंडेशन तो ले कर दी कि यार बॉस हमने ना कोई ऐसा काम करना है जिसमें ज़िंदगी में हमें फ़ख्र महसूस हो। और अगर आप वो हम कहते हैं ना कि यार यू गॉट अ वॉक द टॉक, वो जिस तरह से हमारी आपकी बात हो रही थी कि अबे यार बहुत सारे लोग ना पॉडकास्ट कमेंट्स आते हैं ना इस तरह कभी कभार कि जानी मुंह के फायर चलाना बड़ा आसान है। तो बॉस ये बात बिल्कुल सही है कि मुंह के फायर चलाना बड़ा आसान है, लेकिन उसके सामने नहीं जो सुबह शाम आपके घर में रहता है और उसको आपको अच्छी तरह से पता है कि तुम बता तो रहे हो कि औरत की इज्जत करो और मारते हो तुम मेरी माँ को, कूटते हो और या तुम कलामी करते हो उससे, ऊंची आवाज़ में बात करते हो, तो ये ना हो पाएगा पगले, है ना। सो अब ना एक्चुअली वो टाइम आ गया जब हमें ना अपने कोर बेसिक्स पे जाना होगा। तो जिस तरह से हमारे रसूल ने, हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक्चुअली सिर्फ बताया नहीं, एग्जाम्पलीफाई करके दिखाया कि यार ऐसे जीनी है बॉस आपने ज़िंदगी, एंड आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ टू लिव दिस लाइफ बाय लिविंग माई लाइफ एज एन एग्जाम्पल फॉर यू। वैसे ही हमें अपने बच्चों के लिए करना होगा। अब बस मैंने कह दिया, चल कह दिया तो मैं क्या करूं, मैंने भी सुन लिया। और इसमें जो ख़ास तौर पे मैं आऊँगा रिलेशनशिप्स की तरफ, कि वो कहते ना कि औरत की इज़्ज़त करवाना या उसको किस एंगल से देखना है। तो आप जब अपनी बेगम की इज़्ज़त कर रहे होंगे घर में, रिस्पेक्ट भी होगा, लव एंड रिलेशनशिप भी होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। ख़ास तौर पे मैंने आपकी बात से लास्ट टाइम आपने कहा था ना कि हम लोग तो डेटिंग के कॉन्सेप्ट को भी अलाइव रखते हैं। सही है, हमारे यहाँ तो मसला ये है ना कि डेटिंग की टर्म से वाइफ निकल जाती है, डेटिंग की टर्म से कभी वाइफ जहन में आती नहीं है, Unfortunately. डिलेमा। मतलब ये एक अलमिया है कि भाई वाइफ से डेटिंग क्यों नहीं हो सकती है। और जब आप बच्चों होनी चाहिए। हाँ, जैसे ख़ास तौर पे मुझे पता है, जैसे आपने अपने पेरेंट का बताया, तो हमारे अम्मा अब्बा का भी हमेशा सीन रहा है कि मैंने कभी देखा नहीं कि मेरी अम्मा ने अब्बा का हाथ पकड़ाओ। एक दफ़ा पकड़ा भी तो अब्बा ने क्या करो, बच्चे बैठे हैं, सही है। लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैंने अपने बेगम को हक भी किया। हम लोग हक करते हैं, बच्चों के सामने भी करते हैं, और थोड़ा सा इमोशन आपको दिखाना होता है कि यार आप, और लड़ते भी कुत्ते की तरह हैं, ठीक है। हाँ कि ठीक है, ये अनफिल्टर्ड बिल्कुल ऐसे ही रिलेशनशिप है। और बहुत दफ़ा क्या होता है कि शुरू में मुझे लगता था कि हमें लड़ना नहीं चाहिए बच्चों के सामने, लेकिन ऐसा ऐसा मैंने रियलाइज़ किया कि बच्चों के सामने लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा बच्चों को ये पता होना चाहिए हम किन वैल्यूज़ पे लड़ रहे हैं। एंड प्लस द कॉन्फ्लिक्ट इज अ टेम्परेरी फेज, बिल्कुल टेम्प्रेरी एंड फिर कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन भी उनको पता हो। तो ये सारे साइकिल वो गुजरे हैं। बहुत दफ़ा लोग सामने लड़ते नहीं यार बच्चों के मेंटल हेल्थ पे। असल में मेंटल हेल्थ पे इससे बुरा असर पड़ेगा कि आप चीज़ें छुपा रहे हो, आप उनको रियलिटी नहीं दिखा रहे। फॉर एग्जांपल हमारी भी अगर लव मैरिज है, तो लव मैरिज के अंदर कितने फड्डे होते हैं, मतलब वैल्यूज़ कहाँ अलाइन नहीं हो रही हैं, और कहाँ फड्डे शुरू होते हैं, कहाँ पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ उसके लिए है। सही, फॉर एग्जांपल वही दुकान में घुसती है, कहती है यार 10,000 का सूट है, छोड़ो यार। अब हम 10 दुकानें घूमते हैं, सही है, 10 दुकानों पे उससे महंगा होता है, फिर वो दोबारा इस पर आती है, फिर बोलती है 10,000 यार महंगा है, फिर चली जाती है। तो हमारे 4 घंटे ज़ाया हो गए, लेकिन मैं कन्विंस नहीं कर पाया उसको। हमने फड्डा ज़रूर कर लिया, मेरे लिए था कि यार तुम ले लो, उसके लिए था नहीं यार मैं 10,000 का वो वर्थ ही नहीं है। हम लोग फड्डा करने लगे उसको कि तुमने मेरा टाइम ज़ाया कराया। वो कह रही तुम्हारे पैसे हैं, सही है, मैं तो निकल जाऊँगी, मैं 4 सूट ले सकती हूँ। यहाँ ये वैल्यू ज़रूरी है कि वो कौन सा कन्फ्लिक्ट था और उसको रिजॉल्व किस तरह करना था। तो हाँ, खुदा खासा मारपीट की ज़रूरत नहीं है। हाँ मतलब ये तो अजीब हो जाएगा कि 10 तो गिरेवा ना हो जाए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि इस चीज़ को मैंने एक और जगह बोला था, मैं उसको रिपीट ज़रूर करूँगा, कि मुझे अच्छी तरह याद है काफ़ी परेशानी थी। कुछ 3-4-5 साल पुराना वाक़या होगा, इंशा छोटी थी मेरे ख्याल से, तो बच्चे दोनों पीछे बैठे हुए थे। अब मैं नीपा के पुल से उतर रहा हूँ, कहीं रात वो ससुराल से वापस आ रहे थे, तो फड्डा हो गया और वो एस्केलेट हो गया। जब फड्डा एस्केलेट हुआ तो हमारा ज़्यादातर फड्डा कभी फाइनेंसिस पे हुआ है कभी, तो कोई स्ट्रेन आ गया, कुछ हो गया, तो करते करते फड्डा एस्केलेट जब हुआ तो हमने चीख पुकार शुरू कर दी गाड़ी में। जब चीख पुकार शुरू हुई तो एक वक्त ऐसा आया कि मैंने ना स्टीयरिंग को हल्का सा धमकाने के लिए, वो माचू आ जाता ना बीच में। अब वो तो शुक्र है कि रात को कोई 1-1:30 बज रहा था, पुल खाली था, तो मसला नहीं, वरना तो कहीं भी ठुक जाती। तो एस्केलेट होते 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 जब चीखो पुकारो, जब मैंने ये किया तो मेरी बेटी पीछे से चीखी, पापा शट अप, और बड़ी ज़ोर से चीखी। तो अब जाहिर है बेटी कहते हैं बाप को शट अप, और बाप अपने फुल प्राइम में चल रहा है। हाँ। सही है, बेगम रोक नहीं रही है, बेगम बोली तुम शेर तो हम महाशेर, कोई मसला नहीं है, और मुझे अपनी अथॉरिटी दिखानी है। तो मैं उसको रेयर व्यू मिरर में देखा तो एकदम झेप गई, वो डर गई थोड़ी सी। तो मैंने उसको कुछ कहा नहीं उस वक्त, तो मैं चलो से कहीं ना कहीं अथॉरिटी इसने लिए कि शी पुट एन एंड टू द फाइट। अगले दिन बिठा के मैंने और बुशरा दोनों ने उसको समझाया कि बेटा आपको ऐसे कहना नहीं चाहिए था, यू टुक द राइट डिसीजन, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं था, यू शुड नॉट बी लाइक दिस। तो ये मुझे समझ में आया कि बहुत दफ़ा आपको यू हैव टू लेट योर चिल्ड्रन और किड्स
टेक सम डिसीजंस, सम अनकंफर्टेबल डिसीजंस, वो जब मोमेंट्स ऐसे आते हैं तो आपको उनको का इंकरेज करना चाहिए कि यार ये लीडरशिप पोजीशन यहीं से निकल के आती है। क्या आपने हाँ। कहीं देखा यार इट इज गोइंग ओवरबोर्ड, ये पानी से गुजर गया, अब मसला हो जाएगा, समवन बस स्टेप इन। समवन स्टेप इन। तो यहाँ लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं। यार मुझे लगता है एक और भी इसमें एक और एंगल आपने बड़े मजे का हाईलाइट किया है। बात देखें, बात यह है कि हम ये कहते हैं कि यार हमारे माँ बाप का तो कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, ना क्योंकि उन्होंने सामने क्योंकि उन्होंने कभी सामने नहीं किया ना। अच्छा, फिर बुढ़ापे में ये बेडरूम वाला फिल्टर ख़त्म हो जाता है, तो फिर बुढ़ापे में जब माँ बाप लड़ रहे होते हैं तो आप कहते हैं यार इनको क्या हुआ, ये तो बिल्कुल सही चल रहे थे। नाउ माय क्वेश्चन इज, इसका मतलब ये हुआ कि इस कपल ने जो बज़ाहिर कभी नहीं लड़ा, पूरी ज़िंदगी साथ गुजारी, और अब ज़िंदगी के उस फेज़ में जहाँ पे कंपेनियनशिप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक दूसरे की, क्योंकि बच्चे तो अब मसरूफ़ हो गए ना, पोता पोती है, नवासे नवासी है, लेकिन अब ये आपस में ज़्यादा है, तो आपस में बन नहीं रही है इस वक्त। आपने अपनी अगली जनरेशन को क्या बताया कि दिस हनीमून विल एंड इन शिट। और बुढ़ापे में तो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये भी एक है ना, बुढ़ापे में लोग चिड़चिड़े हो जाते ये हैं। भी एक वो है ये कि भी एक यार मसला है कि यार वो तो बावले हो गए, ये बावली हो गई, ये तो यूं कह रही है, वो तो वो कह रहा है। हमारे का तकाजा है, चीखते रहते हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, अच्छा, एक तो जबकि शुरू से चिड़चिड़े थे, आपको पता नहीं है सब। वो एक्सपोज नहीं हुआ ना। हाँ हाँ, अच्छा, दूसरी बात, इसका मतलब आपने अपने बाप को कभी जाना ही नहीं, एज अ हस्बैंड आपने अपने बाप को कभी जाना ही नहीं, आपको एक फसाड दिख रहा था। अच्छा, उस फसाड की वजह से ना आपने अपनी रिलेशनशिप का पैमाना ये रखा कि यार मेरे वालिदैन का कभी झगड़ा नहीं हुआ, तो मेरा भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा क्यों झगड़ा हो रहा है यार, इसका मतलब समथिंग इज मिसिंग इन माय रिलेशनशिप, रादर देन कि आप ये बोले हाँ हाँ झगड़ा हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। ये लड़ते हैं, कोई चूचू हो गई होगी, बट ये कर लेंगे, बात सुलझ जाएगी। भाई ये मैं बचपन से देख रहा हूँ, चूचू होती है, फिर ठीक हो जाते, फिर सही हो जाते, फिर हाथ पकड़ते, फिर आगे निकल जाते, है ना। सो देन व्हाट दिस मीन्स फॉर यू एंड आई और द नेक्स्ट जनरेशन इज द फैक्ट कि भाई ये हिस्सा है रिलेशनशिप का, और ऐसा हो जाता है। यार फहद, हम थे तुर्की में हमारे साथ एक मैक्सिकन कपल था, और हमारे यहाँ तो ये वाला देखे अभी भी माशरे का हिस्सा है कि यार जो भी होगा वो कम से कम घर से बाहर नहीं जाएगा, सड़क पे तो नहीं लड़ रहा है ना, पैदल चलते हुए चिल्ला चिल्ली जोर जोर से, और आंसू आंसू से रो रही है एक। भाई वो मैक्सिकन ऐसे लड़ रहे हैं, खुदा की कसम खा के मैं बता रहा हूँ आपको, साथ थे आपके, जो साथ थे हमारे मियाँ बीवी, कोई किसी बात पे चूं चूं हो गई इनकी आपस में, और वो स्पेनिश में लगे हुए दोनों पिट लगे। उनके बच्चे जो है ना वो पता नहीं भाई, हम नहीं इनके साथ, फुटबॉल मैच दिखाओ हमें टाइप्स। अच्छा, मुझे तो ये लगा कि बॉस आज तो तलाक हो गई ये आज नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को, ये हो सकता है लाश वाश मिले, तलाक तो आसान हाल है, ये कागज वागज तो छोड़ो, ये तो छुरा वुरा मार देंगे एक दूसरे को। अलल यार, क्या कोई रिक्शे वाले आपस में लड़ते होंगे या बस वाले आपस में लड़ते होंगे जो वो लड़ रहे थे। अच्छा, ये बात हो गई, और पौने घंटे के बाद वो रोते हुए बाहर आई, गले लगे, आपस में उन्होंने थोड़ा बहुत सुलह वुलह की, और फिर सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं अच्छा, इसके बरक्स 2 दिन पहले मेरी और सना की किसी बात पे चौंचाऊ हो चुकी थी। अच्छा, हमारी चौंचाऊ का मतलब ये होता है कि हम ना मतलब दूसरे के सामने ज़रा सा खामोश हो जाएंगे, लेकिन नॉर्मल टाइप का एक्ट करेंगे। इसमें ना वो एक बड़ी मज़े की बात एक कमेडियन ने की, कहने जानी 10 साल के बाद ना इतनी अच्छी एक्टिंग आती है इंसान को कि आमिर खान शर्मा जाए। तो उससे पूछा, कह लेंगे बॉस कैसे, कहना है शुरू शादी में ना आपका ना मुँह बता रहा होता है कि हाँ बस ठीक हूँ मैं। 10 साल की शादी के बाद ना फिर आप ये दरवाज़ा खोलते हुए यूँ करा टिंग टोंग, अभी झगड़ा हो रहा था, 10 तो गिरा हुआ, हो सकता है छुरा वुरा मार देते, टिंग टोंग हुए दोनों ने यूं बराबर सही किया, और उसके बाद बोला अस्सलाम वालेकुम, आए आए बैठे बैठे भाई, और बिल्कुल लगेगा जैसे सब कुछ हाँ ऐसे ही है, आपकी पकड़ाई नहीं होगी। तो ऐसा आदमी कैमोफ्लेज करना सीख लेता है। हमारा भी चूचू हो गया था, हमने भी कैमोफ्लेज किया हुआ था, क्योंकि माशाल्लाह अब तो हमें 17 साल हो गए। तो जाते हुए जब हम वापस अपने अपने मुमालिक को जा रहे थे, तो उसकी बीवी ने सना से कहा, ये ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम लोगों ने 18-20 दिन में एक लड़ाई नहीं हुई तुम्हारी। तो सना हंसी कहने बस ऐसा ही है। तो मुझे सना ने कहा, मैंने कहा भाई ये जिस तरह से लड़ रहे थे मुझे लगा ठाकुर गए हो। हाँ, और उनके बच्चों को पता था इट्स ओके। तो मुझे ये लगता है कि इट्स इम्पेरेटिव, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये मस्ट है कि यार आपके बच्चों को भी ये पता हो कि भाई
किसी भी रिलेशनशिप में नाचाकी हो जाती है। एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये नाचाकी ख़त्म कैसे करनी है ये भी तुम अपने माँ बाप से सीख लो। ये रिलेशनशिप मेंटोरिंग अगर आपने, क्योंकि आप देखिए कोच तो नहीं कर सकते आप, लेकिन मेंटोरिंग तो कर सकते हो, तो ये तो कर लो यार, बजाय इसके कि उसको वो फॉल्स होप दिखाओ। टेक्निकली अगर देखा जाए, बड़ी बुरी बात करने जा रहा हूँ भाई, तो माफ़ कर देना और आप भी माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुंह में आ गए तो बोल दूंगा आपको, क्योंकि बात सिंपल है भाई कि टेक्निकली आपने वो पैमाना सेट किया है जिस तरह से पॉर्न ने पैमाना सेट किया हुआ है कि वो परफेक्ट लाइटिंग होगी, स्किन फ्लॉलेस होगी, एम्बियंस फ्लॉलेस होगी, और ड्यूरेशन भी ऐसी होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। बिल्कुल वैसे ही कि शादी आपकी फ्लॉलेस होगी, आपकी बीवी में कोई मसला नहीं होगा, आपके शौहर में कोई मसला नहीं होगा, और इतने लंबे अरसे तक हैप्पीली एवर आफ्टर चलेगा। जबकि ऐसा नहीं होता भाई, छठे महीने में पता चल जाता है कि आज मेरी हट चुकी है। छठा महीना भी बहुत दूर कर दिया। तो इट्स ओके यार, होता है, नॉर्मल है, बहन भाई हो जाता झगड़ा, मियां बीवी में क्यों नहीं होगा। अच्छा, इसमें मुझे वर्क एथिक वाली बात जो है ख़ास तौर पे ज़्यादातर, क्योंकि ड्वेन द रॉक जॉनसन ने भी इस बारे में कहा है कि वो टफ लव वाला रिलेशनशिप जो होता है ना, वो सिर्फ इस वजह से होता है कि आपकी वर्क एथिक की डेफिनेशन या वैल्यूज़ थोड़ा कन्फ्लिक्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर देखूँ तो मेरे अब्बा से जो कन्फ्लिक्ट मेरे कभी भी रहे हैं तो वो आज तक हैं, वो सिर्फ इसलिए कि तुम ऑर्गेनाइज नहीं हो। बहुत दफ़ा ये होता है, और मेरे अब्बा की ऑर्गेनाइजेशन की हद ये थी कि 5 बजे मैंने कभी उनको 5 बजे से ऊपर देखा नहीं कि वो सोए हों। सही है, क्योंकि उनका वो ट्रांसपोर्टेशन वाला काम भी था, बच्चों वगैरह को वो पिक करते थे, तो इस वजह से। लेकिन 5 बजे का मतलब हो कि खांसने वासने की आवाज़ आती थी, चाय वाय बनाते थे और हम पड़े सोते रहते थे, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन ये होती थी कि हम जल्दी उठ जाएँ। सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि लिखत पढ़त में बहुत माहिर। सही है, एक एक डॉक्यूमेंट फ्लॉलेसली उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ, सब कुछ किया होगा, और मुझे आज तक उस पर गालियाँ पड़ती रहती हैं कि यार ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है। सही है। तो ये जो चीज़ है, और हर चीज़ रिटन में हो। उस ज़माने में ईमेल नहीं होती थी, वो खाते पूरे बना के हर चीज़ को पैक करके सब कुछ, कि भाई ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, तो वो सारा मैनेज करते थे। तो और ये चीज़ मेरी जो, अच्छा मैंने जो देखा ना, मेरे लिए ये डिफरेंट इसलिए है कि मुझे नहीं चाहिए भाई तुझसे ऑर्गेनाइजेशन, मुझे नहीं चाहिए तुझसे तू सुबह उठे, मुझे चाहिए कि तू एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम की ले ले। मैं तेरे पीछे नहीं भागूँ, मैं पूछूँ कि माँ ये असाइनमेंट हुआ नहीं हुआ, अगर तेरा असाइनमेंट नहीं हो, मुझे पता चला कि तू 4 दिन से टरखा रहा है, तो यहाँ मेरी अड़ जाएगी। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं बेटे को आज तक बोल दूँ कि वर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या टर्म ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तू 2 साल का था जब से सुन रहा है मेरे मुँह से। ये चीज़ जब भी हिलेगी ना, मैं तू बालियाँ पहनने का शौक है पहन, तो सुट्टे लगाने का पेपर है ज़्यादा, तू असली सुट्टे लगा ले, ये हिला ना तो मैं हिल जाऊँगा। तो ये वर्क एथिक वाली जो चीज़ है ना, ये बड़ी वेल डिफाइंड होनी चाहिए कि आप कहाँ चाहते हैं बच्चे को, और आप ये भी देखें कि वो किस प्रोफेशन में जाना चाहता है या वो उसकी इंक्लिनेशन क्या है। फॉर एग्जांपल हो सकता है आप उसको टार्जन बनाना चाह रहे हो, सही है, और वो बिजनेसमैन बनना चाह रहा हो, या फिर वो आर्टिस्ट बनना चाह रहा हो, तो आपकी जो कन्फ्लिक्ट हो वहाँ से भी आएंगे। यार देखें हमारे में, यार रादर चले मैं तो थोड़ा सा और आपसे पुराना हूँ, मेरे टाइम में तो मुझे बताया गया था कि बेटा आपने करना है डॉक्टरी। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। हालांकि 2-4 डिस्कशंस हुए, मैंने कहा भाई मुझे तो ये करना है, मुझे कॉमर्स में जाना है, मुझे बिजनेस करने का शौक़ है, ये मुझे बैंकिंग का शौक़ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन हमें बताया गया नहीं, मेडिसिन पढ़े आप। क्योंकि देखें उस टाइम पे ना ले दे के जनरल, अगर आवाम की बात कर लें या जनरल मेजर पॉपुलेशन की बात कर लें, तो पेशे क्या क्या थे अवेलेबल आपके पास? डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, कंप्यूटर इंजीनियर, और कुछ मिस कर रहा हूँ मैं? मोटे मोटे यही थे, हैं? अच्छा, किसी ने कहा फॉर एग्जांपल कि यार मुझे आर्टिस्ट बनना है, मैं तो पेंटिंग करूँगा, तो उसको बोला कि पागल हो गए, भूख से मरोगे क्या? सदर में बैठे होते हैं, तो भैया सदर में तो डेंटिस्ट भी बैठे होते हैं, दंदान साज, सदर में तो डॉक्टर क्वैक भी बैठे हुए हैं, तो मतलब अब क्या करें, सारे डॉक्टर फेल हो गए। अच्छा जी, फिर किसी ने कहा कि जी मुझे तो सिंगर बनना है, तुम्हारा हो गया दिमाग ख़राब। किसी ने कहा क्रिकेटर बनना है, तो ये वाले ये लो भाई, सिर्फ 11 लौंडे चुने जाते हैं इतने सारों में से, तुम भी बन जाओगे, वाह भाई वाह। सो वी वर किलिंग ड्रीम्स एज ए सोसाइटी। अब इसकी वजह से हुआ ये, आप मुझे बताएं कितने लोग साइंसदान बने? नहीं बने। नहीं, ये तो अलमिया है। अच्छा, कितने लोग जो है वो आर्टिस्ट बने, एंटरप्रेन्योर्स बने या नहीं बने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे या बेशतर लोग तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने MBBS किया तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, किसी ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तो वो अपना बिजनेस कर रहा है या वो कुछ और कर रहा है, किसी ने IBA से कुछ और पढ़ा तो उसने कहा बॉस मुझे तो फिटनेस की तरफ जाना है, क्योंकि ये एप्टीट्यूड जो था
ये एप्टीट्यूड को कर दिया साइड के पास, ये जो आपका शौक है ये तो आप बिल्कुल भूल जाए, यू माइट एज वेल फॉरगेट अबाउट दिस क्रैप, क्योंकि ये तो गलत हो गया। अब तुम आ जाओ भाई। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आज भी पूरी दुनिया में मेरे भाई फुटबॉल के स्कूल्स हैं, तो जिस बच्चे को फुटबॉल खेलनी है प्रोफेशनली वो बाकायदा उसके स्कूल जाता है, वो उधर ही रहता है, उसकी बोर्डिंग लॉजिंग होती है, सब कुछ होता है और फिर वो एक फुटबॉलर बनता है। वो ज़रूरी नहीं कि वो मेसी ही बन जाए या वो रोनाल्डो ही बन जाए, लेकिन भाई मेसी और रोनाल्डो के अलावा भी बेबहा और फुटबॉलर हैं जिनकी अच्छी ज़िंदगी गुजरती है ना। सही बात है ना। तो हमारे यहाँ तो ये वाला काम हो ही नहीं रहा, क्योंकि ले दे के भैया क्या है आज जी बस ये 11 लौंडे जो क्रिकेट खेल रहे हैं, इसके अलावा एथलीट तो होता ही नहीं हमारे, है ना। वो बॉडी बिल्डिंग करके क्या करोगे पागल, ये भूख से मरेंगे भाई। सही बात है। हालांकि आर्नल्ड भूख से नहीं मरा, आर्नल्ड तो कैलिफोर्निया का गवर्नर भी हो चुका था और अब जो है वो एक लेगेसी चला रहा है वो। एंड सो हमने ना ड्रीम्स को रियलाइज़ नहीं किया बिकॉज हमने सेफ्टी नहीं पाई। सो एज पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स उस जनरेशन के थे जहाँ पे ना सेफ्टी वॉज द नॉर्म, तो एवरेज रहो बॉस, आउटलायर का काम नहीं था। तो हर आदमी आप देखेंगे हमारे माशरे में 80s में एवरेज करना चाह रहा था, खैर बार डॉक्टरी कर लूँ एवरेज चल जाओगे जानी, उसमें भी एक्सेल नहीं करना है, कोई कर गया तो कर गया, इत्तफाकन तुक्का लग गया उसका, लेकिन उसको ये पुश नहीं किया गया था कि तुम डॉक्टरी कर सकते। और नौकरी भी ऐसी कंपनी में करनी चाहिए कि अगले 40 साल तक बैठ के खाओ। अरे बेटा प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है, 38 दिन मिलते हैं साल की छुट्टी, और क्या चाहिए जिंदगी में है? और कुछ चाहिए भला? कुछ नहीं चाहिए। फिर तुम रिटायर हो गए, एक छोटा सा घर बना लोगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला है। ये थी जिंदगी भाई। तो 40-40, 50-50 साल जितनी जो भी सर्विस होती थी वो पहली ही और आखिरी ही नौकरी होती थी भाई, चाहे वो पीएन घुसा हो, सीईओ निकल जाए, या वो कोई जो भी उसकी फ्लाइट हुई है, बिकॉज एवरीवन वांटेड टू बी सेफ। सही बात। आज की तारीख में सेफ इज नॉट वर्किंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो आज की तारीख में अगर मैं अपने बच्चे को बोलूँ कि बेटा आपने डॉक्टरी करनी है, तो वो हो सकता है एक सेकंड को पूछे क्यों। जैसे मैंने अपने वाले से पूछा मैंने क्या करना है, आर्किटेक्ट बनना है, ये 1.5 साल पहले था। आजकल वो कह रहे हैं या कुछ अरसे से वो कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग करनी है। सो ही हैज़ अ नैक फॉर इंजीनियरिंग, उसको फिजिक्स का शौक है, केमिस्ट्री का शौक है, मैथ्स पढ़ता है शौक से, ये वाली चीज़ें करता है वो। हमने उसको कहा, हमने कहा कि बेटा एक काम करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो ले लो, ये तुम्हारे पास वो कॉम्बिनेशन होगा कि जिसकी बुनियाद पे तुम किसी भी डिसिप्लिन में कभी भी घुस जाओगे। और हमने कई मिसालें दी उसको कि देखो बाबा ने MBBS किया, अब वो MBA कर रहे चले जाऊँगा मैं, अभी भी अगर मेरा दाखिला होगा मैं MBA कर सकता हूँ भाई, कोई मसला नहीं है ना। MBA MBBS में नहीं घुस सकता मैं, अगर अभी IBA में जाऊँ दाखिला लूँ तो मुझे शायद मिल जाएगा ऐसे, लेकिन आपको शायद नहीं मिलेगा, समझ MBBS ज़्यादा में नहीं होता है ना, क्योंकि वो बेसिक्स अलग हो गई। हालांकि मैंने कभी कॉमर्स नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, मैंने MBA किया था, एक सेमेस्टर गया, खुदा की कसम अप्लाइड मैथ्स तो इतनी ऊपर से निकल गई मेरे कि मेरे फरिश्तों को नहीं समझ में आया। वो एक चीज़ होती फंक्शन, हाँ हाँ हाँ, है डेरिवेटिव्स फंक्शन। भाई फंक्शन ना मैंने सिर्फ मेहंदियों के अटेंड किया कि मत्ते थे चमकड़वाल मेरे बनड़े थे, ये इसके आगे हमारा फंक्शन फेल हो चुका था। मैं रिश्वत देने पहुंच गया था टीचर को, मैंने कहा सर आम खाते हैं आप, कहने गेट आउट, मैंने कहा अच्छा सॉरी। तो अपने से ना हुआ भाई फंक्शन, पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह जाने, मेरे आज तक नहीं समझ में आया। सो द पॉइंट इज हर आदमी का एक नैक है ना, एप्टीट्यूड है। आज की तारीख में हम एक्चुअली प्रैक्टिकली ये देख रहे हैं कि यार जिन बच्चों का एप्टीट्यूड है वो यूट्यूबर बन के अरबों रुपए कमा रहे हैं या लाखों करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं, जिनका नैक है वो क्रिप्टो में कमा रहे हैं, जिनका नैक है जिस चीज़ में वो उसमें एक्सेल कर रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ एज, है ना। क्योंकि अब ना वो एज बैरियर टू इनकम नहीं रहा, और पेरेंट्स को ये हजम नहीं हो रहा बहुत सारे यार, क्योंकि आपकी अथॉरिटी ख़त्म हो गई ना। अब मैं इसको दबाऊं तो किस बात पे दबाऊं, पहले तो इसको मुझसे ज़्यादा पता हो गया और फिर ये मेरे से ज़्यादा कमाने लगा है। तो आप देखें एग्जैक्टली उधर ही हैं हम साइकोलॉजिकली, जहाँ पे चंद साल पहले थे हम औरतों को लेके क्या भाई यार ये तो कमाने लगी, खुद सर हो गई भाई, ये तो अब बच्चा कमाने लगा, खुद सर हो गया, ये तो मेरी अथॉरिटी कोई नहीं मान रहा। प्रॉब्लम यहाँ आ गई बस। सही बात है कि यार अब तो आई एम द मैन ऑफ द हाउस का मतलब ही कोई नहीं रहा, क्योंकि मैन ऑफ द हाउस से ज़्यादा जो है ना वो बॉय ऑफ द हाउस भी कमा सकता है, वाइफ ऑफ द हाउस भी कमा सकती है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने अपने इंट्रिंसिक
मोटिवेशंस पे या इंट्रिंसिक डिमांड्स ऑफ रिलेशनशिप पे काम नहीं किया है, जिसकी वजह से भले आपका बेटा कमाए लेकिन रहोगे आप ही अथॉरिटी, क्योंकि आपने इस तरह के रिलेशनशिप बनाया उससे। इसका मतलब है कि आपने उस पर काम ही नहीं किया, कि आपकी फटी हुई है आज कि आपने बेटे का कमाना शुरू कर दिया तो अब ये बागी हो जाएगा, बेगम कमा रही है तो यार ये क्यों नहीं कर रही है, मतलब आपकी कोई वैल्यू वैसे भी नहीं थी। दिस इज़ द प्रॉब्लम कि आपकी कोई अभी देखें, हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि यार आप चाहते हैं एज अ फादर कि आप अपने बच्चे पे प्राउड हो। तो यार अगर वो 18 साल का है मिसाल है, या 16 साल का है, 15 साल का है, और वो पैसे कमाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो प्राउड क्यों नहीं हो रहे आप? ये क्यों शर्त है कि ये 25 साल का होगा और पैसे कमाएगा तो ही प्राउड होगा मैं? ये क्यों शर्त है यार? भाई आप ये चाहते थे कि आप, फहद के वाले चाहते थे कि फहद जाए IBA ताकि उनको एक अच्छी नौकरी मिले। अच्छा, अच्छी नौकरी से क्या होगा? अच्छी नौकरी से वो अच्छे पैसे कमाएंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। मकसद ये था ना कि फहद अच्छी ज़िंदगी गुजारे, सिक्योर, सेफ, सिक्योर, अच्छी, बिल्कुल ऐसे ही, यही वर्ड्स होते हैं कि फाइनेंशियल मसले ना हो मेरे बच्चे को। तो बॉस अगर ये 15 साल का है और ये कमा रहा है तो फाइनेंशियल मसले नहीं हो रहे ना उसको। अब तुम्हें क्यों चुल है? इसलिए कि तुम्हारी नहीं चल रही अब। सो दिस इज एन इंट्रिंसिक प्रॉब्लम विच यू हैव एज अ फादर। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना, वी शुड टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ बैक सीट एंड वी नीड टू बी वल्नरेबल टू आवर चिल्ड्रन। कि यार बैठो एंड लर्न फ्रॉम देम, कि यार बैठो ज़रा, मुझे बताओ तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट वाज गुड अबाउट दिस। अच्छा देखो, तुम्हारा एक्सपीरियंस या नॉलेज ये कह रहा है, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, लेट्स हैव अ पार्टनरशिप हियर। इंपॉर्टेंट बात है कि अब पार्टनरशिप क्रिएट कर ले, जैसे कि हमने अपनी बीवियों से करने सीख ली बिल्कुल ऐसे ही। जब वो एम्पावर हुई ना, तो आज हमें बच्चे एम्पावर करने इसमें बहुत ज़रूरी है। मैं अभी लाहौर गया हुआ था तो हमें एक लड़का मिला, वो टिकटॉक एड्स पे काम करता है। 17-18 हज़ार डॉलर महीने का कोई मसला नहीं उसके लिए, सही है। 8 घंटे सोए, 18 घंटे सोए, चिल लाइफ गुजार रहा है, सही है। कभी कभी वो थोड़ा सा आउट ऑफ टाउन रहता है तो कभी कभी अब्बा अम्मा से मिलने चला जाता है। तो अब सिलसिला सारा ये, लेकिन उसका एक चैलेंज ये है कि लग्जरियस लाइफ स्टाइल है, उड़ा रहा है पैसे। 17-18 साल का लड़का इतने पैसे कमा के, अब मुझे ये समझ में आता है कि अब उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि उसके साथ पार्टनरशिप करें। और वो जो विजडम है कि यार देखो, क्योंकि 17-18 साल में इतने सारे पैसे एकदम से आ जाएं, बावला होना बनता है। जब पहली तनख्वाह आई थी तो हम वो सब बावले हो गए थे, जो कि जी, मुश्किल जी, से जी। 35-40 हज़ार था। सही है। तो अगर आपके पास 35-40 हज़ार डॉलर आ रहे हैं और आप अभी 20 साल भी क्रॉस नहीं किया आपने, तो बावला होना बनता है बावला होना आपका। बनता है। और वो सब टेस्टोस्टेरोन भी ठाटे मार रहा है आपका, और आप एक हर आती जाती अच्छी लग रही है आपको, बिल्कुल ऐसे ही है। गाड़ी। तो अब आपका विजडम शुरू होता है। ये पार्टनरशिप ज़रूरी है कि यार देखो, अब रिसोर्सेज तो आ गई हैं, रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए जो विजडम चाहिए तो वो हमारे पास है, कि ख़ास तौर पर लाइफ को डिसिप्लिन कैसे करो, ठीक है, इसको इन्वेस्ट कैसे करो, कैसे खर्च करो, कैसे नहीं करो, रिलेशनशिप में कहाँ तुम्हें जाना चाहिए। ये नहीं हो कि तुम्हें मतलब अभी पैसा आ रहा है तो अभी बहा दिया, अभी डाले ले लिए तुमने और बच्चियों को इम्प्रेस कर दिया। नहीं बेटा, पार्टनरशिप के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे होना चाहिए। तो मेरा ख्याल से आपने बिल्कुल अच्छी बात की, वो मेरे एकदम से पॉइंट आया कि पार्टनरशिप यहाँ ज़रूरी है कि उसको अब विजडम चाहिए जो उन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हेल्प कर सके। लेकिन आपकी वैसे ही बहुत दफ़ा लोगों को ये होता है कि वो एक आग कर देने वाली सिचुएशन होती है कि ये अब खुद सर हो गया, वो भाई वो तुमसे ज़्यादा कमा रहे, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, व्हाई डोंट यू पार्टनरशिप। एंड देखें, मुझे लगता है इसमें ना एक चीज़ और ज़रा सा ऐड करें आप। ठीक है, पार्टनरशिप में इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो बच्चा अपने बाप से ज़्यादा कमा रहा है, जो कि किसी भी और हर बाप की, जितनों को मैं जानता हूँ, वो तो ख्वाहिश होती है कि या अल्लाह मेरा बच्चा ना मुझसे और आगे जाए। बिल्कुल ऐसे। अगर वो कमा रहा है तो लेट दिस पर्सन नॉट जस्ट कम टू यू बट ऑल्सो इसको ये गाइड करो, देखो बेटा मासूम, तुम माशाल्लाह अच्छा पैसा कमाते हो, तुम्हें ना अब ये चाहिए कि अगर तुम 18,000 डॉलर कमाते हो ना, तो तुम $1,00,000 वालों के साथ बैठो। क्योंकि हो सकता है मैं तो 10 कमाता था, तुम 18 कमाते हो, लेकिन जो लाख वाला कमा रहा है ना, वो तुम्हें कोई ऐसा एक विजडम दे देगा कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, ग्रो कैसे करना है। तो आओ चलो हम कोई $1,00,000 वाला मिल के ढूंढते, तो आप और वो ना बराबर प्लेन पर आ जाएंगे कि आओ अब हम दोनों मिल के ग्रो करते हैं। और आप कंट्रीब्यूट कर रहे होगे उसकी ग्रोथ में। यहाँ असल में मुझे वो रिच डैड पुअर डैड वाली डायकॉटमी नज़र आ रही है, जो कि है, क्योंकि आप ट्रेडिशनल वेज में, क्योंकि यहाँ तो ये है ना कि यार क्या करते हो, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, वो ठीक है करते क्या हो। हाँ, वो हो सकता है अपने content अब्बा से creation ज़्यादा कमा रहा इतना कमा रहा है जितना आप पुश्तों नहीं कमा सकते थे, है ना। लेकिन अब वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो बड़े मशहूर हुए यहाँ पे ब्लॉगर, वो चित्राल के 2 बच्चे हाँ, हैं, हाँ। बहन भाई हैं, जी, गोल्डन बटन मिला उनको, मिलियन फॉलोअर्स में मिलता है, और मिलियन फॉलोअर्स में उनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, सही है। तो छोटे मोटे व्यूज़ पे मेरे पास छोटे मोटे डॉलर आए थे, इतना खुश हुआ था।
डकी भाई के मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके पास अच्छे खासे पैसे आते हैं। तो बच्चों के पास अभी छोटे छोटे हैं, उस बच्चे को बर्फबारी बोलना नहीं आता, बर्फबारी करती रहती है, और उसका भाई उसके साथ तफरी करता रहता है। उसके पेरेंट कौन मैनेज कर रहा होगा? पेरेंट ही मैनेज कर रहा होगा ना, यूट्यूब का चैनल, पैसे आना, ये सब कुछ करना। तो ये पार्टनरशिप है। यस, ये होना चाहिए। ये थोड़ी कि यार आपकी ईगो हर्ट होना शुरू हो जाए भाई ये फिर आप बोलो कि यार ये यूट्यूब जो है ना, ये सेफ एंड साउंड नहीं है, कब तक यूट्यूबिंग करते रहेंगे? तुम डॉक्टर बन जाओ। हाँ, वो क्यों बन जाए यार? हाँ, उसको तुम स्कूल जाओ और वो वैसे ही पढ़ो। वो भाई हो सकता है वो स्कूल जाके उसका पर्सनल ब्रांड जो है वो स्कूल में उसको एस्केलेट करने में हेल्प करे, वो स्कूल में यूट्यूबर के नाम से हो, लोग उसके पास आए, ब्रांड्स आए उसके पास। मतलब लॉन्ग टर्म का अभी से सोचना शुरू करो ना यस, कि यार आगे, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास $1000 उन बच्चों के थ्रू आ रहे हो, तो अभी बच्चों को तो कद्दू नहीं पता ना $1000 कितने होते हैं, आपको पता है, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी इत्तेफाक है, हम उस वाले कमरे में बैठे हुए थे, तो अलिशबा, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, अलिशबा ना बीच बीच में वॉइस ओवर कर लेती है, तो उसको पैसे मिलते हैं कुछ। अभी जो है वो बेशतर पैसे अपने उड़ा कर आ गई वो, क्योंकि उनके पास कुछ फॉर एग्जाम्पल 100 ना वो रुपये थे, कहते 7,000 में 4,000 उड़ा दिया मैंने। 16 में से 3 बचे अब उनके पास। तो अभी वो 11 साल की है। मेरा काम क्या है? मैं बोलूँ फर्जी उसके पैसे उड़ा दे, या मैं बोलूँ बेटा चलो तुम मुझे बताओ कि ये 3,000 भी जो बचे हैं ये उड़ाना कितना आसान है, एंड ऑफ द थिंग्स दैट यू बॉट, जो चीज़ें तुमने खरीदी उसमें से तुम्हारे लिए ज़रूरी कितनी चीज़ें थी और तुम्हारे शौक क्या क्या चीज़। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने शौक मार डालो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट परसेंटेज शुड यू स्पेंड। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं आज उसको ये समझाना शुरू करूँ ताकि उसकी गुट्टी में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ औफाद कि यार ये है। देखिए हम जब खुद सर भी हो जाते हैं और बिल्कुल बावले भी हो जाते हैं ना, तो बैक ऑफ माइंड में कहीं प्रोग्रामिंग में एक पीस रह जाता है कि यार बॉस मैं ये सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, है ना। तो हम में से बहुत सारे लोग जिनके ख़ानदानों में अगर शराब नहीं पी जाती और वो जब शराब पीते तो उनके बैक ऑफ माइंड में ना ये होता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। तो इसमें अशद इम्कान इस बात का है कि वो छोड़ देगा या वो रिपेंट कर लेगा। लेकिन जिसने बचपन से बैठ के ये देखा है कि उसका बाप तो रोज़ शाम को शराब पीता है, ये रिपेंट करेगा? ये इसके ख़ानदान में रेगुलरली शराब पी जाती है और हर आदमी इसको कोई बुरा भी नहीं समझता। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप आयरलैंड जाएँ या जर्मनी जाएँ और बोले यार बियर तो मैं नहीं पीता, बोले ये कैसा आदमी भाई, अब तो सब बियर पीते भाई। सही बात है, ये अजूबा है। मसलन जेनिफर लोपेज एक अजूबा है कि जेनिफर लोपेज नहीं पीती। इस बारे में लोगों ने डिस्कशन किया, यार तुझे पता जेनिफर लोपेज तो पीती ही नहीं है। पता पीती नहीं मतलब, अबे भाई वो कभी भी नहीं पीती, मतलब वो बिल्कुल शराब नहीं पीती। ओ भाई वो तो 25 साल से नहीं पी उसमें शायद, है। हमारे अगर कोई बोले भाई ये फाद है, इन्होंने 25 साल से शराब नहीं पी, उन्होंने 25 साल पहले पी इस कुत्ते ने, है। सही बात, हम तो इसको शरीफ आदमी समझ रहे थे, है ना। ऐसे ही है। सो इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर। सो देखिए मुझे लगता है कि यू नीड टू पार्टनर विद योर चाइल्ड, कि आप ना उसके लर्निंग का भी हिस्सा बन जाए। आप उसको ये बताएं सवाल पूछ के, रादर देन कि आप उसको लेक्चर दें, आप उसे सवाल पूछें, अच्छा चलो ये खर्च हो गया, ओके हो गया, चलो बेटा बस ज़रा इस बारे में सोचना। एज अ कोच ये करना चाहिए आपको, एज अ पेरेंट आपको ये करना चाहिए कि इसको आपने बेसिक वायरिंग दे दो, फिर इससे सिर्फ सवाल पूछो और छोड़ दो, ताकि ये अपना जवाब खुद ले, रादर देन कि आप लेक्चर दें और ये पिल पड़े इसके ऊपर के जूते मारे कि तुमने पैसे उड़ा दिए। सही बात। अच्छा मुझे बताएं कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है जैसे हमारे एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आते, बहुत से पेरेंट्स बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं, इतने एक्सट्रीम कि भाई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 दिन तक बात नहीं कर रहा है, और अब उस चीज़ को इतना एस्केलेट कर देते हैं कि वो हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में बोलना शुरू कर देते हैं, ताने कसने शुरू कर दिए, नेम्स कॉल करना शुरू कर दिए, पेरेंट्स और कज़न्स के सामने कंपैरिजन शुरू कर दिया, उसके दोस्तों के सामने शुरू कर दिया। तो बहुत दफ़ा होता है क्या है कि आप ऐसे एकेडमिक गोल्स को लेके पर्सनल रिलेशनशिप अपना बच्चे से ख़राब करते हैं। तो इसको कहाँ तक होना चाहिए? मतलब मेरा तो ख्याल है कि ये कभी भी आपके जो नंबर्स हैं या ग्रेड्स हैं, कभी भी आपके पर्सनल रिलेशनशिप पे इफेक्ट नहीं करने चाहिए एज फादर एंड सन। ये बात सही है और ये बहुत समझने की ज़रूरत है क्योंकि लोग इसमें ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। यार। देखिए एज अ फादर अगर हम इसको दोनों के पर्सपेक्टिव से वैसा देख लेते हैं, देखिए एज अ फादर आपकी ख्वाहिश होती है कि कुछ भी करके ना मैं इसको कामयाब कर दूं, ऐसे ही बिल्कुल, कि मैं कुछ भी तकलीफ़ करूं, जतन करूं, इसकी ज़िंदगी में मैं मुश्किलात डालूं, या मैं इसको मतलब कहने को मैं इसको टॉर्चर करूं, इसलिए कि ये कामयाब हो जाए। इंटेंशन इज़ फाइन, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इंटेंशन ना बेशतर बाप का बुरा नहीं होता,
बेशतर कह रहा हूँ, कोई एक आधा होता होगा भाई, एक्सेप्शन होती है हमेशा। साइकोपैथ होते हैं। हाँ मतलब क्रेजी भी होते हैं भाई लोग, मतलब एक से एक बढ़ के बावला देखा है अपने ज़िंदगी में, लेकिन बेशतर लोगों का ऐसा नहीं होता। हाउएवर दिस डज नॉट मीन कि इतना ब्लैक एंड वाइट रिश्ता है आपका कि अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो ये मेरी औलाद नहीं है या मैं इसको जलील करूँ। ये बिल्कुल ऐसा है, एक सेकंड के लिए ज़रा अपने ऊपर रख के सोचे कि बॉस आप भी तो उसके हीरो थे ना 10 साल की उम्र तक, और उसको लगता था कि पापा में बहुत ताकत है, पापा के पास पैसे भी बहुत है, और उसको जब ये 12, 15, 20 साल की उम्र में रियलाइजेशन हुई कि नहीं बॉस, मेरे पापा सबसे ताकतवर भी नहीं है और मेरे पापा सबसे काबिल भी नहीं है, और अख्तर के जो पापा हैं वो मेरे पापा से ताकतवर भी हैं और शकूर के पापा के पास पैसा भी ज़्यादा है, तो आपको अगर आपकी ले लेवल आपको कैसा लगेगा? सही बात है। है आप एक काम करें ना, आप ख़ानदान में उसकी ले कि भाईजान इनकी तो बी आ गया, और बोले और ये कगले भी तो है, मामू के पास तो पैसा बहुत है। सही बात है, कह सकता है। भाई देखो भाई बराबरी, आप समझ रहे, पार्टनर है ना बस। तो फिर ये या तो फिर ये वाली सख्त बर्दाश्त करने की रखो कि भैया इसने कह दिया तुम्हें महफिल में कि बॉस फिर तुम कंगले भी हो, क्योंकि मामू के पास है नोट टाइट वाला है, या अख्तर के अब्बा के पास है नोट टाइट वाला, तुम हो पौके, तो तुम मुझे लेक्चर तब देना जब तुम खुद भी कुछ बन चुके हो। सेकंड चांस भी नहीं देते यार, बहुत दफ़ा तो ये होता है ना कि सेकंड चांसेस तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई एक चांस है इसके बाद दिया नहीं जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। ये बिल्कुल जबकि होता है। आप बॉस होते हैं, फॉर एग्जांपल बॉस एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जब भी होता है, पटक देते हैं, बुरी तरह पटकते हैं। शाम को बैठे चाय पी रहे होते हैं, स्ट्रैटेजी की बात कर रहे होते हैं, अप्रेजल्स हो रहे होते हैं, देखो समझा रहे होते हैं कि यार देखो ये क्या था। ये चीज़ बहुत दफ़ा लोग बेटों से नहीं कर पाते यार क्योंकि ना ओके, इसमें दो बातें, एक तो ये है कि बेटों का ना आपका कंसर्न ज़्यादा होता है, आपकी मोहब्बत का इंतहा ये होती है कि आप ना एट ऑल कॉस्ट सक्सीड करवाना चाहते हैं इसको, बट एट ऑल कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि आप रिलेशनशिप को अपनी स्क्रू कर दें। क्योंकि इसमें ये भी हो सकता है कि सक्सेस की डेफिनेशन डिफाइन कर लो कि सक्सेस क्या है। हाँ फॉर एग्जांपल ये नहीं कि आप उसको टॉप कराने हैं तो उसकी मेंटल हेल्थ को ही बर्बाद कर दो कि यार इतने मार्क्स आने चाहिए 90% हो जब कोई काम होगा, यस या फिर आपको ये हो कि यार फॉर एग्जांपल मेरा है, मैं कहता हूँ यार 60, 65, 70% आ रहा है ना, लेकिन इसकी टेक्निकल स्किल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, स्ट्रीट स्मार्टनेस में इंक्रीज आ रहा है, इसको पता दुनिया में क्या हो रहा है, तो ये ओके, इट्स जाने ओके। दो, क्योंकि सही है। जितने लोग मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में जो अल्ट्रा सक्सेसफुल है, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत पढ़ाकू होते हैं, हाँ वो कोई इंतहा के गोल्ड स्ट्रीट मेडलिस्ट स्मार्ट, पीएचडी जरूरी नहीं हाँ थे। इंतहा के स्ट्रीट स्मार्ट थे, उनको पता था कि पॉलिटिकली करेक्ट कैसे होना है और काम कैसे निकलवाना है। दिस इज व्हाट्स इम्पोर्टेंट कि मैं आपको बताऊँ, देखें आप चाहते हैं ना आपका बेटा कामयाब हो, इसको ना फुल स्टॉप यहाँ नहीं लगाते। हम कहते हैं आप चाहते हैं आपका बेटा कामयाब हो, कब? स्कूल में या ज़िंदगी में? सो बहुत औकात ऐसा होता है कि स्कूल वाले ज़िंदगी में नहीं कामयाब होते, है ना, जो स्कूल में ज़रा से पहुँचे होते हैं वो ज़िंदगी में हिट भी हो जाते हैं। सो दिस डिपेंड्स ऑन कि आपने उसको उन फॉर्मेटिव ईयर्स में कितना इक्विप किया फॉर लाइफ, कि ये गिर के उठना जानता है या ये क्रिटिक लेना जानता है, फीडबैक के लूप समझता है ये क्या। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, बॉस देखें मुझे ना क्रिप्टो नहीं आता, मुझे नॉलेज बेस ही नहीं है इसकी, ज़ीरो। मुझे किसी ने कहा तू लगा ले यार, मैंने कहा यार मुझे आता ही नहीं है, तो मैं तो ये है जुआ, जिसको कुछ नहीं आता ना ये है जुआ, फिर कि यार अल्लाह बस तू देख रहा है मैंने कुछ पैसा लगा दिया, ऐसा नहीं करो यार ऐसा ही ये जुआ है। हाँ जिसने पढ़ लिख के और चीज़ें करके समझ के किया ना उसके लिए इतना ये जुआ नहीं है। फिर वो कह रहा है मैं एक एजुकेटेड गेस ले रहा हूँ कि दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेटा एंड दिस इन्फॉर्मेशन। मेरे बेटे को समझ में आता है भाई। हाँ अपेरेंटली वो और उनके दोस्त जो है वो ज़रा शौकीन है इस मामले में कि यार हम क्रिप्टो ये वो ये सारा कुछ करेंगे। तो उसने मुझसे कहा, कहने बाबा मैं ये सीखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बेटा कैसे सीखोगे? तो कहने लगे यार मैं एक अकाउंट बनाऊंगा और इस तरह से होगा उस तरह से होगा, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। मैंने कहा थोड़े से पैसे ले लो भाई। सही, अभी थोड़े से पैसे ज़रूरी तो नहीं रहे फात के 2 करोड़ रुपए हो, ये कहाँ लिखा है? थोड़े से पैसे चंद हज़ार भी होते हैं, चंद लाख भी होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना, जो भी आप स्पेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो ये सीख रहा है वो, और आपके पास एवेन्यू ऑन हो गया एक कि आपको पता है कि आपकी एक बंदे से पार्टनरशिप है और घर का ही बंदा है और आपका अपना बेटा है, वो सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी बेनिफिट होंगे उससे। भाई मैं कह रहा हूँ मुझे 1 रुपये टके का कुछ ना मिले, लेकिन एक ट्रस्टेड सोर्स है। मैं तो यही चाह रहा हूँ ना। अच्छा देखो बात, मैं किसके लिए करूँगा? सब सही बात है। एंड ऑफ द डे इन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ।
अपने बेटे बेटी के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो अगर ये आज 2 पैसे डुबो के कल 15 पैसे कमाना सीख लेगा तो और ये वो इससे अच्छा मुझे क्या चाहिए? ये तो चाहिए। यही तो चाहिए। सो टेक्निकली आप इसको यूँ कह रहे हैं, एग्जैक्टली ये रेप्लिकेट कर रहे हैं आप। जैसे स्कूल में आप प्रैक्टिकल करते थे ना, अब आप घर पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। स्कूल में प्रैक्टिकल ज़रूरी थोड़ी था हर बार कामयाब होता था, कभी आपका आई तो रिजल्ट ही नहीं है, फिर से करके देखता हूँ, होता था ना। केमिकल ज़ाया भी होते थे और इस केमिकल के पैसे आपके अब्बा स्कूल की फ़ीस की शक्ल में देते थे। तो यार ये भी एक फ़ीस है जो कि मैं दे रहा हूँ ताकि मेरा बच्चा प्रैक्टिकली ये चीज़ें सीख ले, कर ले और समझ ले, ताकि फ्यूचर में इसको ये काम आ जाए ये सारी चीज़ें। सो इट हैव एंड नाउ व्हाट इट आल्सो डज फॉर माय रिलेशनशिप इज कि यार मेरे बाप ने मुझ पर ट्रस्ट किया, क्योंकि इसने बगैर ये सोचे समझे कि ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे, मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा ये रहे पैसे, ये आपके पैसे। दिस आई लर्न फ्रॉम माई फादर। मेरे अब्बा ने, मैं 17 साल का था, मैं MBBS सेकेंड ईयर में था और मैं छुट्टी पे गया मस्कत। मेरे अब्बा की गारमेंट फैक्ट्री, शिपमेंट सर पे, उन्होंने मुझे चाबियाँ दी घर की, फैक्ट्री की। उस ज़माने में वो ये डायरियाँ वायरियाँ आती थी, क्योंकि सेलफोन में शायद इतना कैपेसिटी नहीं होती थी, स्मार्टफोन तो थे ही नहीं दायरा। अपना फ़ोन दिया और डायरी दे दी कि इसमें सारे नंबर है, मैं जा रहा हूँ बेटा पाकिस्तान 1 महीने के लिए, शिपमेंट है देख लेना। मैं कहा डैड मैं, तो कह रहे हाँ, तो मैं कहा डैड वो मुझे तो आता ही नहीं कुछ। बेटा तुम्हारी फैक्ट्री है, अगर डूबोगे तो तुम ही डूबोगे ना, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, ओनरशिप दे दी है। और अगर चलाओगे तो तुम ही चलाओगे, और अच्छा है, जो तुम्हारी मर्जी है करो। मैं आपको सही बता रहा हूँ भाईजान, वो 1 महीना ना, खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ, इतना मुझे मुश्किल लगा है वो महीना। मेरे चाचा से क्या झगड़ा नहीं हुआ, मैंने कैसे कैसे क्या जुगाड़े नहीं सीखी उस 1 महीने में, मैंने कैसे कैसे 2 और 2 5 करना नहीं सीखा उस महीने में। वो शायद मेरी ट्रेनिंग के बेहतरीन पीरियड में से एक था। जबकि मेरा शिकवा उस वक्त ये था कि यार डैड मैं तो आया हूँ छुट्टी में, मैं छुट्टी पे आया हूँ ना, आप कहाँ चले? मैं कहा मैं जा रहा हूँ छुट्टी में, आप देख लें, आपको नहीं जाना आप मत जाए, कोई मसला नहीं बेटा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ आप जाए, चीज़ें आपके पास है, मर्जी आपकी, ओनरशिप वही आपकी वाली बात। देन MBBS किया, उन्होंने कुछ पैसे दे दिए, जो करना है करो। नेवर आस्क्ड मी कहाँ लगाओगे, क्या करोगे, कितना करोगे, कैसे करोगे, डूब तो नहीं जाएंगे, नथिंग। 30 लाख रुपए दिए मुझे MBBS करने के बाद, बोले देख क्या करना। 3 मिलियन में उस वक्त आप कह लें ब्रांड न्यू प्राडो आती थी, कह लो आज के 2 करोड़ रुपए, इतने की आती जब, ये 3 करोड़ रुपए ऐसी कुछ आती प्राडो। तो कह लें अगर 3 करोड़ रुपए है तो 3 करोड़ रुपए मुझे दे दिए कैश में, और बोला देख लो बेटा क्या करना है। मैं गए, आज मेरी उम्र 22 साल थी उस वक्त, पहली बार जो वाक़या था उस वक्त मैं 17 साल का था, अब मैं 22 साल का हो चुका था, ये 5 साल का 4 साल का गैप था। मैं कहा मैं क्या करूँ? कह रहे भाई मर्जी तुम्हारी, क्या करूँ, लगा लो कहीं भी, देख लूँ। आप समझ रहे मेरे भाई, यू हैव टू लर्न टू लेट गो। हमारी पहले एक बात हुई थी और वो आपने पकड़ी थी, पता नहीं क्यों, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन वो मुझे अब इस वक्त याद आ रही है कि डेलीगेशन इज एलिवेशन। अपने एम्प्लॉय को डेलीगेट करते हो उसका काम, अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करते हो, अपने बेटे को नहीं या बेटी को नहीं डेलीगेट कर रहे हैं यार। इससे बड़ा मिसट्रस्ट उसके जहन में क्या होगा कि यार मेरा बाप जो है वो इन सबको ट्रस्ट करता है अलावा मेरे, है कि यार नुमान को तो, नुमान ने रोल पे डाला नहीं डाला कैमरा हमने थोड़ी देखा है, हम इस बात पे भरोसा किए हुए कि यार इसने कहा डन तो हमने कहा डन। अब हमारा बच्चा रोल पे डाले और मुझे दिखाओ दिखाओ बोले कि यार मतलब। सो आई थिंक दिस मस्ट हैपन, दिस इज अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। हम डेलीगेट करें, एलिवेट करें और उसके साथ पार्टनर बन जाए और फिर उसको ट्रस्ट करें। क्या करेगा ज़्यादा? हाँ, जो भी वो घर पे हुआ ना, तो अगर भाई आपसे मुझसे गलतियाँ नहीं होती आज भी, और क्या आगे नहीं होंगी? सही बात है। सो इट मस्ट तो हैपन। जिस तरह कहते हैं ना कि शुक्र करो कि बाप ही सुना रहा है, कोई और नहीं सुना रहा, तो इसी तरह शुक्र करो बेटा ही डुबो रहा है, अगर डुबो रहा है तो कोई और नहीं डुबो रहा, ये भी हो सकता है। इसके बिल्कुल हो सकता है ना। कम से कम आप ट्रस्ट करो उसको चांस दो, सेकंड चांस दो, होगा। एंड देखिए चांसेस तो बिल्कुल ऐसा है यार फाद, देखें कि हमारी कुदरत का भी उसूल है, इवन अच्छे फैसले में भी चांस देता है कि भाई आपको बुशरा वल फलानी,
अपने निकाह में कबूल है, आप कहते जी कबूल है, कल 1 मिनट भाई ये तो एक हुआ, फिर से चांस दे रहा हूँ भाई, और फिर आप कहते कबूल है, फिर वो कहते 1 मिनट भाई फिर से चांस दे रहा हूँ भाई, हाँ सोच रहे चांस है ना, चांस ही तो है, तो चांस मिलना चाहिए ना बॉस। तो आप अगर उसको आज ये इनकलकेट कर दें कि बेटा आई ब्लाइंडली विल फॉलो यू वेर एवर यू टेक मी एंड आई विल ब्लाइंडली ट्रस्ट यू। अब ये रिलेशनशिप कैसी है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे इस वक्त मैं और आप इधर हैं, मेरी वाली तो उधर पीछे बैठी हुई है, आपकी वाली वो नहीं पता आप इतवार को कहाँ चौकस बन के निकले हो जाए, ये दूल्हा कहाँ गया, एक बात है ना। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको खुदा न खास्ता कोई 19-20, बट आज इस वक्त इतवार है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतवार को ये भाई 3 टी-शर्टें लेके कहाँ निकल गया, 4 टी-शर्टें लेके कहाँ निकल गया, और ये तैयार बाल वाल बना के मतलब चक्कड़ी वड़ी लगा के जूते वूते पहन के कहाँ जा रहे हो भाई, ये ट्रस्ट ही तो है। सही बात है। वरना अगर वो ये पूछने मैंने कहाँ जा रहे हो, कितनी देर में आओगे, पहुँच गए, मेरी बात करो यासिर भाई, यासिर भाई कैसे ठीक ठाक है, अच्छा ये जब निकले तो मुझे बता दीजिएगा, आपको कैसा लगेगा। बच्चों के साथ यही करते हैं ना हम, बच्चों के साथ करते हैं बच्चों के साथ यही करते हैं ना हम, सही बात है। कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, मुझे क्यों नहीं पता, कब आओगे, कितने बजे बज जाओगे, ये तो नहीं करोगे, मुझसे नहीं बात करना। अच्छा मुझे बताएं, खैर काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये, लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई जो चीज़ें कंट्रोवर्शियल है वो इसलिए कंट्रोवर्शियल है कि वो कहीं ना कहीं आपके चोट मारते हैं और उन पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। आई बी वेरी वोकल इन आस्किंग दैट क्वेश्चन कि बच्चों को कैसे इनकरेज किया जाए कि वो आपसे गंदी बातें कर ले, जो वो अपने दोस्तों से करते हैं, जो कीड़ा उनके काटता है, क्यूरियोसिटी होती है कि यार दादा ये क्या सीन है, सही है, और दोस्त भी जाहिर है अपनी एक नॉलेज पूल लेके बैठे हुए ना जो किसी और से उन्होंने लिया हुआ है, जो बकवास होता है, जो बकवास होता है सही है। तो फॉर एग्जांपल अभी कल परसों की बात है शायद, मैं बुशरो से ऐसी बात कर रहा था कि वो एक मेरा क्लाइंट था, तो उसका एक मेरे पास फीडबैक आया हुआ, तो उसने कोई लिस्ट दी हुई थी मुझे कि यार आपकी वजह से लगा शुक्र है कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। उसने बीच में उसको कुछ हार्मोनल इश्यूज़ भी थे, उसके लिबिडो वगैरह के इश्यूज़ थे, तो बेसिक्स उसके आउट थे। मैंने बेसिक्स पे काम किया, तकरीबन 3-4 महीने बाद उसने कहा कि मेरी रिपोर्ट्स भी अच्छी आई हैं और मेरा वाइटैलिटी अच्छी हुई है मेरी। तो मैंने कहा देखो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, लोग ना बहुत दफ़ा क्या कहते हैं कि लोगों की जो मैन पावर, मैंने उसको मात बैठा हुआ था जान उसको मैंने मैन पावर वाली बात ही उसकी, मैंने कहा मर्दाना कमज़ोरी के इश्यूज़ होते हैं वो सही हो जाते हैं। तो फिर कहता है कि बाबू मर्दाना कमज़ोरी क्या होता है, तो मैंने कहा बेटा वो बहुत दफ़ा लोग दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस किड्स, तो बोलता है कि वो तो औरत का काम है ना, मतलब अब उसकी अब उसके वो काम कर रही है कि अच्छा वो, मैंने कहा ये शायद ये बन रहा है क्योंकि इतनी उम्र में लोग बातें शुरू कर देते हैं आपस में, लेकिन उसका वाकई मासूम था, वो कंफ्यूज हो गया कि यार मर्दाना कमज़ोरी का क्या ताल्लुक है बच्चे हाँ, अभी उसको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उसकी शक्ल में मैंने देखा उसके कंफ्यूज हो गया कि जेन्युइन मसला है इस बच्चे को, अभी नहीं समझ में मतलब उसको ये तो पता है कि औरत बच्चा पैदा करती है और प्रेग्नेंट होती है, ज़्यादा 9 महीने का उसका वो है, सब हुआ कुछ है। कैसे ये नहीं पता। हाँ ये हुआ कैसे, ये थोड़ा सा मसला है कि उसमें मर्द की कमज़ोरी का क्या काम है, तो वहाँ थोड़ा सा मैं ज़रा वो हुआ, मैंने कहा यार कैसे समझाऊँ उसको। तो मैंने कहा बेटा देखो आप आगे जाके रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन एक्चुअली हैपन्स व्हेन बोथ ऑफ देम डू देयर पार्ट्स, तो इस तरह यहाँ पे वीकनेस नहीं होनी चाहिए, जिस वजह से फिर ज़ाहिर मैंने समझाया, मैंने कहा काफ़ी चीज़ें जैसे आपसे बोलता हूँ कि आप फिटनेस पे काम करो, न्यूट्रिशन पे काम करो, जिसके ताकि आप आगे जाके कोई इस तरह का मसला ना हो। मैं जितने क्लाइंट्स को डील करता हूँ उनके ये मसले होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको समझ में आ गया। अब वो मुझे पता है जाके पूछेगा, बात होगी इधर उधर होगी, लेकिन मैंने कम अज़ कम उसको ये बता दिया कि आई कैन टॉक टू यू एज वेल अबाउट दिस, इतना तो अंदिया दे दिया उसको। दूसरा मुझे ये पता है कि यार अगर मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने जाके गूगल सर्च नहीं किया, यूट्यूब सर्च नहीं किया वो चीज़ करने के बाद, तो इसका मतलब है कि उनमें कोई मसला है। हाँ, इतना क्यूरियस तो हर कोई है ना, सबको पता है गूगल पे जस्ट क्लिक अवे। क्यूरियस नहीं तो फिर सीखा कैसे, तो आज इस बारे में क्यूरियस नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम ये है कि और किस बारे में क्यूरियस नहीं है ये नहीं है। और दूसरी बात, बहुत दफ़ा एक दफ़ा मैंने कहा था कि यार अपने बच्चे से बात करें आप, जैसे हम लोग जब ये काफूर वगैरह में जाते हैं तो वो जो कॉन्डम्स रखे होते हैं बिल्कुल एंड पे रखे हुए होते हैं, तो वो मेरी बेटी ने उठा के रखनी शुरू कर दी है, उसमें वो स्ट्रॉबेरी और वो उसको लगा गुड कैंडी वैंडी है। वो 3-4 साल पहले की बात है, वो थी अच्छा चॉकलेट उठाई, चॉकलेट के साथ रखा तो उसने उठा रखना शुरू कर दिया, तो एकदम से मैंने उसको वो किया, तो मेरे बेटे ने पकड़ा, कुछ उसको सेंस था, तो उसने कहा पापा व्हाट आर दीज, तो मैंने बेटा दीज आर कॉन्डम्स, तो बोलता है व्हाट आर दे फॉर, मतलब क्यों नहीं खा सकते, मैंने खाने की चीज़ नहीं है, तो व्हाट आर दे फॉर,
तो जो क्वेश्चनिंग होती है ना, अब वहाँ आपको बड़ा डील करना पड़ता है कि यार उसका लेवल क्या है, क्या है। लेकिन अभी भी नहीं बोलते यार चुप हो जाओ, क्योंकि मुझे तो अच्छी तरह याद है मेरे अब्बा ने मुझे एक दफ़ा साथी गार्ड आ रहा था, हाँ, तो आंखें वाखें बंद कर दी ना। नहीं मैंने पूछ लिया था कि क्या है, तो अब्बा ने कहा इधर दे रिपोर्ट दे, बंद किया, कायम कर अपना जाओ पढ़ो। फिर अगले दिन मैंने दोस्तों से पूछा था साथी क्या होता है। उन्होंने ठीक है। तो उन्होंने चैट दिखाए भी होंगे। अब मैं ये नहीं चाहता कि ये चीज़ें हो, और मुझे पता है कि यार मैं इसको मना कर दूंगा, तो उस वक्त तो मेरे पास गूगल नहीं था, लेकिन आज मेरे बेटे के पास गूगल है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्डम देखेगा कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है, और न जाने क्या कुछ नहीं आएगा। हाँ क्या कुछ नहीं आएगा, फिर जाके पूछेगा। तो यार इससे पहले आप सबसे पहले तो ये जान लें कि आपके बच्चे इतने मासूम नहीं है, वो फ्यूरियस हैं, वो ये करेंगे। और इससे पहले कि वो गलत राह पे जाएं या उस चीज़ को गलत तरीके से लें, आपकी विजडम काम आ जाना चाहिए। आप उसको पहले बता दो कि देखो वी आर अवेलेबल फॉर दीज टॉक्स, ये ऐसे होता है तुम्हारे, और ये भी बता दें कि तुम किसी दोस्त से जाके पूछोगे ना, हो सकता है तुम्हें ये उल्टी सीधी बातें बताए, तो आगे हमसे पूछ लेना। लेकिन ये अभी भी ये टैबूज़ हैं, लोग बात नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब ख़वातीन जब मेंसेस से होती बच्चियाँ, तो दे कैन टॉक टू देयर मदर्स एक्चुअली असिस्ट देम। लेकिन जब लड़के लौंडे प्यूबर्टी हिट करते हैं, पहली दफ़ा इतलाम होता है, लोग घबरा जाते हैं। ये क्या हो रहा है? हाँ, अगले दिन आके पूछते हैं यार ये पार्टी कुछ हो गया था, तो बोलता है दोस्त यार बोलते हैं, "ओए यार अरे ट्रक उल्टा तो मेरा तो अभी हाँ। मतलब मेरा तो रोज उलटता है, तुम्हारा पहली दफ़ा उल्टा शो भी मार रहे हैं ना इस बात पे। अगला सोच रहा है रोज उलटता है, है। ये या तो सारी- इसका ट्रक छोटा है, ये मेरा गलत है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है कि नहीं समझ में आता। जैसे अच्छा मेरे फादर का मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाऊँ कि हमारे फादर बड़े कंजर्वेटिव रहे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा मजहबी भी काफ़ी रहे वो इस तरह से। तो उनके फादर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने फादर ज़िंदगी भर देखे नहीं, क्योंकि वो बचपन में उनका इंतकाल हो गया था जब वो, तो वो ओवर प्रोटेक्टिव रहे हमेशा से। अच्छा मेरा उल्टा सीन था कि वो इतने थे कि वो चेक रखते थे कि यार मतलब दिन में कितनी दफ़ा हो रहा है। एक दफ़ा ऐसा लगातार भी हुआ है, 3-4 दफ़ा लगातार भी हुआ है, तो उन्होंने बाकायदा मुझे बिठाया और बोला क्या चल रहा है। हाँ टेंशन है, मैं क्या बोलूँ उनको, मैं क्या चल रहा है, मतलब मैं क्या ऐसा बता दूँ जो चल रहा है, क्या करूँ मैं कैसे बताऊँ मैं क्या कुछ चल रहा है आपको? पता नहीं, आपको पता भी है कि नहीं पता कि क्या कुछ हो मैं सकता क्या करूँ। लेकिन तो उन्होंने कहा ये सही नहीं है, और उन्होंने मुझे अच्छी तरह याद है ये जो एक हमदर्द की गोली आती थी, कोई हमदर्द का प्रोडक्ट था कोई, जो एतलाम और जुरियान को रोकने का होता था। वाकई? हाँ, तो अब्बा को पता था उसके बारे में, अब बनेगा कि ये आप खाना शुरू करें, नहीं भाई, तो मैंने तो वैसे वो खाना भी शुरू कर दिया था। पुदीने का पानी टाइप्स। पता नहीं शायद कुछ था, बिल्कुल ठंड पड़ उससे भी हुआ कुछ नहीं, उससे भी हो रहा था। जाहिर है, मतलब वो उससे क्या हो? प्लेसिबो होता है ना। हाँ। लेकिन अब्बा को पता था ऐसा कुछ है, तो वो ओवर प्रोटेक्टिव होके उन्होंने सिम्टम को रोका, लेकिन उन्होंने वैसे बात नहीं की या फिर समझाया नहीं कि बेटा अगर ये हो रहा है तो ये सारे इश्यूज़ हैं, यू हैव टू एड्रेस लाइक दिस। मेरा ये इरादा है, या मैं ये सोचता हूँ इस तरह कि भाई अगर हो रहा है तो बैठ के खुल के बात करो, उससे इतनी बातें कर लो कि वो अपने दोस्त से बातें करता है ना, कम से कम करना शुरू कर दो। क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि वो मेंटल हेल्थ पे टोल लेती है, और आपके सेक्सुअल हेल्थ पे भी लेती है, आपके रिलेशनशिप पे भी लेती है। क्योंकि इस पॉन्ड के बम्बार्डमेंट के दौर में ये वो वाला दौर भी नहीं है, रेनबो सेंटर वाला भी नहीं है। नहीं नहीं, ये तो बात अब जहाँ हर मेहनत वक्त करनी हर पड़ती है। जगह कुछ भी नहीं भाई, नहीं, अब तो हैंडसेट पे चीजें वगैरह आ हाँ, जाती तो उस वक्त तो सीडी पकड़ी जाती थी तो इन सब पकड़ा जाता था ना, तो अब तो आप वैसे ही पकड़ हैं। तो सकते हैं। कुछ भी नहीं। अब तो आपके जो चश्मे पे चीज़ें आने लगी हैं, हाँ, आई मतलब क्या विजन पे आने कहाँ लगा, कहाँ आप रोकेंगे तो ये बच्चों सब को? कुछ है। कितनी डिवाइसेस हैं? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको और ज़्यादा करीब होना है, और ज़्यादा इन चीज़ों के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना है कि यार यू शुड बी रेडी, कि जब भी वो बात करें मुझे तो लगता है आपको नॉर्मलाइज कर दे। हाँ। देखिए, आज मुझे अगर आपसे मैं बोलूँ कि यार बॉडी बिल्डिंग करनी है, क्या आप मेरी बॉडी बनवा देंगे? आप बोले यार फाद क्या करना होगा इसके लिए? यार आपको यहाँ से भाई ये करना होगा, ये प्रोसेस है आपका। यही बात अगर आपसे महत पूछे तो आप यही जवाब देंगे जो कि मुझे आप जवाब देंगे, बिकॉज दिस इज नॉर्मल। अब ना इसमें ये उन्हें रहे, अच्छा अब वहाँ जाके पूछ रहे अपने दोस्तों से। सही बात। So, अगर वो पूछ रहा है आपसे या बेटी पूछ रही है हमसे कि बाबा ये क्या होता है, ये मतलब ये बच्चे का क्या ताल्लुक है, ये बच्चा पैदा करने का क्या ताल्लुक है मर्दाना कमजोरी से, मेरे पास ना एक खूबसूरत एडवांटेज है, और वो ये कि क्योंकि मैंने बायो पढ़ी है तो मैंने वो एग्जैक्टली प्रोसेसेस भी वैसे ही पढ़े जैसे कि एकेडमिकली पढ़ा सकते हैं आप, है ना। तो एकेडमिकली मैं ज़रूर बता देता हूँ अपने बच्चों को। सो माई चिल्ड्रन, मेरा बेटा क्लास 5 में था और अलिशवा भी क्लास 5 में थी जब हमने खुद जाके उनके स्कूल के सारे बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन की क्लास दी। सना ने लड़कियों को दी, मैंने बॉयज़ को दी, ताकि बॉयज़ अपने पर्सपेक्टिव से समझ सकें और लड़कियां अपने पर्सपेक्टिव से समझ सकें। और हम रेगुलरली ये वाली क्लासेस पे जाते हैं। हर साल एक क्लास होती है 1-1.5 घंटे की बच्चों की, जो क्लास 5 से अब 6 में जा रहे होते हैं, बिकॉज दिस इज रफली द टाइम व्हेन चिल्ड्रन आर नाउ हिटिंग प्यूबर्टी।
एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग सर्टन इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड चेंजेस जो कि उनको नहीं समझ में आ रहे होते कि आए मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है यार जब मैं व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस चेंज तो मुझे एक्चुअली लगा था दैट आई वाज गोइंग इनसेन फॉर द सिंपल रीज़न कि मैंने हमेशा से लड़कियां डिस्पाइज की हैं बचपन से। तो बचपन में अगर कोई बोलता था ना कि यार आओ हम लड़कियों के साथ खेलते तो कहते ये लड़कियों के साथ कौन खेलेगा, ये वाला था। बॉयज़ खेलते थे, गर्ल्स खेलती थी। हालांकि था कोएड स्कूल और फर्स्ट क्लास स्कूल था, लेकिन कोई हम आहंगी नहीं थी कि उन्होंने स्किपिंग रोप करनी है, हमने तो शायद कैच कैच खेलना है या हमने गाड़ियों के साथ खेलना है। फिर कुछ पॉइंट पे जो है वो मुझे अचानक से ना अट्रैक्शन महसूस होनी शुरू हुई लड़कियों की तरफ। तो मुझे ये लगा कि बॉस मैं हो गया हूँ एक्चुअली आई एम losing my mind and there is something terribly wrong with me. Coincidentally, my father was not in the country at the time. तो हम पाकिस्तान में थे, डैड मस्कत में थे. I had to deal with it myself. This was a very uncomfortable time for me. मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, सही है. So because you need someone with some experience to tell you बेटा देखो ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा and this is what's going to happen. It's very normal, है ना. तो मेरे भाई अगर हम इसको नॉर्मलाइज कर लें जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्वर्जेशन, और हम इसको बिठा के नहीं अचानक से नहीं कि हम बोले यार आज से हम जो है ना वो सेक्सुअल एजुकेशन पे बात करेंगे, नहीं. नॉर्मल कोर्स ऑफ अ कॉन्वर्जेशन में या चीज़ों के दौरान या कोई डिस्कशन के दौरान अगर वही आपकी वाली बात है कि भाई मिसाल इंजन ने उठा लिया कि यार ये तो कोई स्ट्रॉबेरी की कैंडी भी हो सकती है, नट्स है, गॉब स्टॉपर है, वैसे ही है किटकैट की तरह. तो सेट कि बेटा ये इस तरह से यूज़ होता है, आपको नहीं समझ में आ रहा, इट्स ऑल राइट, वी विल शो यू सम डायग्राम जो बायो की किताबों में होता है और देन यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज़ वाई एंड व्हाट इट्स यूज्ड फॉर, सही है. एंड देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन. देखिए आज आपने ये बात डिस्कशन में नॉर्मलाइज कर दी कि यार ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है दैट एवरीवन गोज थ्रू, बिल्कुल वैसे ही जैसे ख़वातीन ने अपनी बेटियों को इसको पीरियड्स को बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह समझा दिया. अब ये शर्मा रही है बात करते हुए या प्रोडक्ट्स एक दूसरे से बोरो करते हुए. सही बात है. ये औरतों के साथ मसले नहीं है ना, क्योंकि ये इनको एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह ही डील करती है. यार नॉर्मल सी चीज़ें ऐसे ही होता है. बल्कि मुझे इस तरह तो समझ में आया कि वो अभी कुछ दिन पहले मैं पैड्स ले रहा था बेगम के लिए, तो वो इंशरा मेरे साथ थी. तो वो जो अलग होता है ना एक कंपार्टमेंट, वहाँ गया, मैंने उठाया, मतलब फिर उसमें गिलास में डाल देगा वो. अच्छा मेरी बेटी ने उठाया, मैंने कहा बेटा ये डाल दो उसमें, उसने उठाया वैसे ही डाल दिया. अच्छा फिर मैं एनवलप्स देख रहा था, वो रखे हुए होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा तो ये था कि रख दूँ, लेकिन ज़ाहिर है होता है नॉर्म ये है कि उसके अंदर छुपा के रखेंगे. तो मैंने कहा मैं वो फिर भी रख देगा. तो मैंने उस पर देखा, मैंने उसमें डाल दिया. तो बोले पापा ये क्यों किया आपने? हाँ. तो मैंने कहा बेटा ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है और ये आपके रिलीजियस और एक कहते हैं ना कि ट्रेडिशनल उसके खिलाफ है. यस. तो उसने कहा अच्छा ये छुपाने की चीज़ है. तो मैंने कहा छुपाने की चीज़ नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स आपको साथ चलना चाहिए ना उस कल्चर के अंदर. तो उसके मुताबिक है कि अगर आप नहीं छुपाओगे तो वो छुपा देगा आगे जाके. हाँ ठीक है. तो दिस इज़ हाउ इट शुड बी. देखिए वी मस्ट रिस्पेक्ट सोसाइटल नॉर्म्स एंड वी मस्ट अबाइड बाय देम. हाउएवर विद इन द हाउस एटलीस्ट आप ये ज़रूर डिफाइन कर सकते हैं कि यार आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू टॉक, एंड बिकॉज आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू टॉक तो कल तुम्हारा ये वाला फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे मैं चैलेंज कर सकता हूँ एज अ फादर कि बेटा व्हेन वाज आई नॉट अवेलेबल टू टॉक. तो बेटा आज अगर ये चैलेंज आया है तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी हो तो क्यों तुम मेरे पास नहीं आ पाए, व्हाट चेंज्ड, है ना. सही बात. अब्दुल्ला की आजकल कुछ इंटरेस्ट्स हैं ऐसे जो वो शर्माते हैं. चांद रात पे अभी जब रमज़ान की चांद रात थी तो उस पर हुआ ये कि एक फ़ोन बज रहा था और ब्लूटूथ से अब्दुल्ला का ही फ़ोन कनेक्टेड था, क्योंकि वो कहते यार आप लोग गाने बकवास लगाते तो मैं लगाऊंगा गाने. हमने कहा लगा दो. तो वो फ़ोन बजा, उठा लिया, आवाज़ आई हेलो, मैंने कहा हेलो. तो अब्दुल्ला को रियलाइज़ हुआ कि ओ ये तो बाबा ने किसी दोशीज़ा का फ़ोन उठा लिया. तो वो उसने रख दिया. यार बाबा यार इज़ नॉट कूल यार ये वो. मैंने कहा वाई इज़न्ट इट कूल. करे है. मैं कहा वाई इज़न्ट इट कूल. देखिए फाद जब उसको ये पता है कि मेरे वालिदैन की लव मैरिज हुई है, दे स्टिल गो आउट ऑन डेट्स एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू लाइक समवन एंड हाउ टू रिस्पेक्ट देम व्हेन यू लाइक देम एंड व्हाट आर द बाउंड्रीज जो आपने क्रॉस नहीं करनी कि बेटा ये लकीरें हैं जो कि आपने क्रॉस नहीं करनी, क्योंकि यहाँ तक जो है ना वो मुनासिब है और यहाँ से जो है ना वो गैर मुनासिब और अनएक्सेप्टेबल शुरू हो जाता है, और ये इसके बाद तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हो जाता है ना. तो ये भी उसको ये पता होगा ना भाई कि आज मेरे लिए यहाँ तक की गुंजाइश है कि मुझे कोई पसंद है.
या वो मुझे पसंद करती है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, चलो ये एक नेचुरल बात है, अननेचुरल प्रोसेस नहीं है ये, सही है, टू लाइक और लव समवन वट एवर जेंडर इट इज़, या जो भी इंक्लिनेशन है आपकी, ये आपका इंडिपेंडेंट वो है, एंड आई एम ओके विद इट। हाउएवर मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, तो बाबा व्हेन एम आई अलाउड टू लाइक समवन? मैंने कहा बेटा एज सून एज यू फील लाइक इट, बिकॉज इस तरह का मैं एज थोड़ी डिफाइन कर सकता हूँ कि इस पे लाइक कर सकते, इस पे लाइक नहीं कर सकते। योर बॉडी विल ऑटोमेटिकली चेंज एंड यू विल रियलाइज कि अब मुझे कोई पसंद आ रहा है या आ रही है, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज ये नेचुरल है बेटा। लोगों को दूसरे लोग पसंद आते हैं, जब कोई पसंद आता है तो हमें ना ये चीज़ें देखनी होती है उसके अंदर, और फिर हम ये फैसला करते हैं, वो पहले से डिफाइन कर लें आप, कि फिर ये फैसला करते हैं कि हमने किस हद तक बहुत इसको दफ़ा engage कर, हम इंटेंशनली अनइंटेंशनली अपनी बेगमात के साथ ट्रीटमेंट वो कर रहे होते हैं जो हम बेसिकली एजुकेट कर रहे होते हैं अपनी बेटियों को, कि भाई देखो ये चीज़ है, इस तरह करना चाहिए, इस तरह का बंदा हो, इस तरह तुम्हें मतलब ट्रीट करे। बहुत दफ़ा आप कर रहे होते हो इस तरह का। ऐसी फैमिली होनी चाहिए जो कि तुम्हारे साथ मैच कर सके, जिसकी बिलीव्स और वैल्यूज़ तुमसे मैच करें, जिसका एजुकेशन और बैकग्राउंड तुम्हारे साथ इस तरह का मैच कर जाए कि तुम उसके साथ वेल जेल्ड रहो। जैसे हमारे यहाँ कुछ हैं स्टोरीज़, कुछ फैमिली एक्सटर्नल फैमिलीज़ में जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ हैं, कुछ हैं, सही है, अरेंज मैरिज भी रही है, लव मैरिज भी रही है। तो मैं अक्सर अपनी बेटी को समझाता हूँ कि बेटा देखो ये चीज़ है कि अच्छा लग गया, पसंद आ गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद एक दफ़ा का रोना ज़्यादा अच्छा है ज़िंदगी भर के रोने से। ये क्या वैल्यूज़ हैं, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस क्यों बुरा है, कैसे ये चीज़ें क्यों एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको, अगर आप घर पे ही कर रहे हो और आप बता रहे हो कि आप सोच रहे हो ना हो अपनी बेटी के साथ, तो वो तो वैसे एक्सेप्ट कर चुकी होगी अगर आप घर में कर रहे हो तो उसका तो नॉर्म बन गया है ये। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन क्योंकि उसने देखा ही है कि रिलेशनशिप देखा ऐसी ही होती है बस। मैंने मेरे बच्चों को पता है, मैंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया था। अच्छा, मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं बड़ा कूल हूँ, इसलिए कि यार अल्लाह का शुक्र है मैंने उस वक्त कर लिया, तो आज मैंने अपने बच्चों को कह सकता हूँ कि बेटा ये मैंने तुम्हारी माँ के साथ भी किया था, तो तुम अपने, अगर कल को कोई पसंद आ जाता है या आ जाती है तो तुम भी ये करो। हाँ, और ये लिटरली ये कॉन्वर्सेशन हमने भी मैंने और बुशरा ने भी शुरू कर दी बच्चों के साथ, जब से आपका ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब वी एक्चुअली बॉट इनटू दिस आइडिया कि यार ये ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे कब क्या प्यार में पागल हो जाते हैं और वो भाई डोपामीन हाई हो जाता है। नहीं भाई, ऐसे डोपामीन हाई होने के बाद कुछ दिखता है आदमी को। हाँ, सारा फ़ोन चला जाता है भाई उसके बाद तो बस यही दिखती है या दिखता है, इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं और कहा। और हम बड़ा कैपिटलाइज करते हैं उस अपॉर्चुनिटीज़ को। खैर अपॉर्चुनिटीज़ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता कभी ख़ानदान में कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें ये होता है वो होता है, तो हम बाकायदा बैठ के उसकी केस स्टडी बना के डिस्कस करते हैं कि देखो बेटा ये इस वजह से हुआ, हाँ, कि उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था, एग्जाम्पल बाद बन जाता है में ना। हाँ बाद में ये गया, तो ये ज़रा देख के ये बिहेवियर ठीक नहीं है। जी जी, तो देखिए अगेन यार इसमें बुराई नहीं है, ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी, मैं आपके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ पर्सनली स्पीकिंग, बिकॉज दीज आर अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न फ्रॉम समवन एल्सेस मिस्टेक। तो ये बिल्कुल ऐसा जैसे आपकी गाड़ी आगे जा रही है और आपने अपनी गाड़ी गड्ढे में मारी, तो मैंने कहा ओह अच्छा यहाँ गड्ढा है, बहुत राइट पे ले लो, लेफ्ट पे अगली वाली गाड़ी गड्ढे से हो चुकी है ना। या रादर बजाय इसके कि मैं बोलूँ अरे अच्छा गड्ढा है, मैं भी मार के देखता हूँ, भाई क्यों मार रहा है, तो देख ले आगे वाले को। सो देसी पेरेंट का आज वो स्टेटस है रिलेशनशिप के हवाले से कि जहाँ पे वो इतना कब्जीदा है कि उसका बेटा या बेटी आकर ये बताते हुए 4 दफ़ा सोचता है कि यार मैं कैसे बताऊंगा अपने घर में कि यार मुझे कोई अच्छी लग गई है, अच्छा लग गया है। एक्चुअली तो आपके पेरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है, आपके सबसे कॉन्फिडेंट चीयर लीडर्स होते हैं ज़िंदगी में, कि बॉस ये वो 2 अशख़ास हैं जो कि मुझे अनकंडीशनली तो नहीं कह सकते, बट विदाउट रिटर्न ऑफ एन ROI फ्रॉम मी, मेरी खुशी में खुश होने वाले हैं ये, मेरी कामयाबी में खुद की कामयाबी ढूंढने वाले हैं ये है, और मुझे ये वो वाहिद 2 लोग हैं जो अपने आप से ज़्यादा कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं हर ज़िंदगी के फैसेट में। तो मैं बजाय इसके कि इनसे छुपाऊं, मुझे तो सस्ती दुआएं मिल रही हैं इस चक्कर में कि मैंने सिर्फ इनको बताया कि मेरा बोनस आ गया है, और इनको 1 रुपया थोड़ी चाहिए उस बोनस में से। ये तो कह रहे हो अरे मेरा बच्चा टाइट है, या मैं कामयाब हो गया हूँ किसी चीज़ में, तो ये कह रहे हो वो हम कामयाब हो गए। ये मुफ्त के चीयर लीडर है बॉस, ये पॉम पॉम पकड़ के खड़े हुए कि कब हमने नाचना है अपने बच्चों के लिए, है ना।
और ये ज़िंदगी के कुछ ऐसे मराहिल भी तय कर चुके हैं जो कि मैंने अभी तय करने हैं, और अभी मेरा फासला है वहाँ तक पहुँचने में, तो मैं इनकी गलतियों से या इनके तजर्बे से सीख भी सकता हूँ। सही बात, ये मुफ्त का अवेलेबल है मुझे। वही विजडम वाली बात आ गई। अच्छा, इसमें इसको कंक्लूड करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज़ाहिर है जो बेटा होता है तो ज़ाहिर है एक आपका माचो भी इंक्रीज़ हो जाता है, और नर औलाद की दुआएं मांगता है। बहुत दफ़ा तो ये होता है ना कि अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए और अल्लाह ताला नरीना औलाद अता फरमाए। यार औलाद अता फरमाए तो दो सही है ना, मतलब क्यों? सही बात है। ये बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि हमारे पॉडकास्ट पे एक हमारे भाई हैं अहमद मंजूर साहब, उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आता कि लोग बोलते हैं अल्लाह ताला सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, तो ये जायज़ लगाने की ज़रूरत क्या है? और नाजायज़ ख्वाहिश तो डेफिनेटली कभी पूरी नहीं करेगा ना और ऊपर वाला, तो ये तो देखना चाहिए आपको। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी है हमारा बेटा, या फिर कोई उस पर बर्डन कर देते हैं उसको, इमोशनली भी फाइनेंशियली भी। तो बेटा कहते हैं ना कि जागीर नहीं है, बेटा जिम्मेदारी है। बेटी जिम्मेदारी नहीं है इतनी बड़ी जितना बेटा जिम्मेदारी है, क्योंकि बेटी तो चली जाएगी, आपने उसको ट्रेन कर दिया, लेकिन बेटे के साथ आप जो कुछ करेंगे, वो जो गंद फैलाने वाला है या जो अच्छाई फैलाने वाला है, ये आपके हाथ। वो आपके हाथ में है, तो जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है। यार मुझे लगता है अब जो है ना वो दोनों ही बराबर हो गए, इन माई वेरी ऑनेस्ट बेटा और बेटी, बेटा बेटी दोनों बराबर हो गए, तो दोनों ही जिम्मेदारी भी है और दोनों ही जो है वो लाइबिलिटी भी बन सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा बात देखें, आप एक सेकंड के लिए मान लें कि अगर बेटी आपकी बदकिरदार, किसी की बेटी बदकिरदार हो, और वो ज़माने में बदकिरदारी, एक सेकंड के लिए मान लें ये जो 2 नंबर टाइप की ख़वातीन होती हैं, और जब इनकी वीडियोस वगैरह या इस तरह की चीज़ें कुछ लीक हो जाती हैं इंटरनेट पे, तो इनके बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी, है? अच्छा, एग्जैक्टली वाइस वर्सा, जिसका बेटा फ्रॉड करके पकड़ा जाता होगा, टुल्ले उसको जूते मारते हुए ले जाते होंगे, तो मोहल्ले वाले कहते होंगे अच्छा फलाने साहब, बेग साहब का बेटा, देखने में तो सही लगता था यार, नहीं यार कितने का खबन, इतने का खबन नहीं यार, चरसे, अच्छा हीरोइन भी नहीं भाई, अच्छा बेग साहब को भाई कल जाके ताज़ियत ही कर सकते हैं कि यार क्या कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज, आज की तारीख में ये एक्सपेक्ट करना, देखिए होप करना और एक्सपेक्ट करना दो बातें। होप करना कि यार ये हमारे साथ मोहब्बत से पेश आएंगे, फैंटास्टिक। एक्सपेक्ट करना शायद ज़रा ज़्यादा आप मांग रहे हैं, डोंट एक्सपेक्ट इट। आप एक सेकंड के लिए पकड़ लें कि आपने जितनी मेहनत की है या जितना प्यार किया है ना, इससे उससे 70 गुना ज़्यादा रब ने प्यार किया है आपसे और मुझसे। अबे भाई हम उससे वफा नहीं कर रहे सही से, है जो मानने वाली बात है यार। सही बात। वो ये भी कह रहा है कि बॉस मैं आपको 70 गुना रिवॉर्ड भी दूंगा, मैं आपको नुकसान से भी बचा लूँगा, आप सिर्फ इतना सा कर ले। तो भी हम हर रोज़ नहीं तो हर हफ्ते में 4 से 6 10 डंडियाँ मार जाते, हर टाइप की, चाहे वो किसी के साथ ज़्यादती करना हो या कुछ और करना हो, ये झूठ बोलना हो या फरेब करना हो, सब और अनदर हम गुनहगार हैं। तो हम अपने रब से भी वफा नहीं कर पा रहे जिस तरह से उसने एक्चुअली डिमांड किया, या जिस तरह से उसने एक्सपेक्ट किया या होप किया। ये अल्फाज में रब के लिए नहीं यूज़ कर सकता, लेकिन जिस तरह से उसने गाइड किया कह ले। सही बात। तो यार औलाद से एक्सपेक्ट कर ले कि ये तो करेगी, ये तो जायज़ नहीं है। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि सबसे पहले तो फिर अपने आप से पूछे, आपने वो किया जो आपके वालिद ने चाहा, एग्जैक्टली वैसे ही किया, उसी वक्त किया। आपने वैसे ही किया जैसे आपकी वालदा ने चाहा, एग्जैक्टली वैसे ही किया, उसी वक्त किया? नहीं किया, नहीं किया। हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिसअपॉइंट नहीं किया तो एक्सपेक्टेशन मीट भी नहीं की। तो यार फिर मैं कैसे ये एक्सपेक्ट कर लूँगा मेरा वाला बिल्कुल परफेक्ट निकलेगा, मेरी वाली बिल्कुल परफेक्ट निकलेगी? देयर विल ऑलवेज बी फ्लॉज, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट इट, आई कैन होप फॉर इट। और मैं ये दुआ ज़रूर मांगूंगा कि यार नेक हो, कामयाब हो, सक्सेसफुल रहें, खुश रहें, मुझे उनकी खुशियाँ दिखाए, मैं उन पर फ़ख्र कर सकूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाउएवर देयर इज़ एब्सोल्युटली नो गारंटी कि यार बेटा इंश्योरेंस होता है। अरे भाई खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ, बेटे ऐसे एक नहीं 1000 आपने और मैंने सब ने देखे जो वालदेन को एक्चुअली फिजिकली मार रहे हैं, गंदे अंडे होते हैं, है ना, या वो छोड़ के चले गए, बेटियां पीछे ख्याल करने वाली हैं। और बेटियां भी हमने ऐसी देखी जो धोखा दे के भुट्टा निकलनी। सही बात है। सो औलाद से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें यार, किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करें बॉस। होप करें, श्योर, एक्सपेक्ट करना ज़्यादा। हाँ, एक्सपेक्ट ना करें क्योंकि वो जागीर नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करें,
और उसके बाद लेट द थिंग्स टेक देयर कोर्स। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, एक ज़्यादा अच्छा होगा, एक ज़रा कम अच्छा होगा, एक बहुत ही अच्छा होगा, एक बहुत ही बुरा हो सकता है। आपके हाथ में नहीं है बॉस, आपके हाथ में टोटल ये है कि आप उसकी बेस्ट पॉसिबल परवरिश करें, आप बेस्ट पॉसिबल उसको चीज़ें सिखा दें और उसको इक्विप कर दें कि तुमने ज़िंदगी में बेहतरी कैसे लेकर आनी है अपनी। और ये सिर्फ करने का तरीका एक है, और वो ये है कि आप अपने साथ वल्नरेबल हो जाए, उसके साथ कहें मेरी ये गलतियाँ हैं, मेरी गलतियों से सीख लो। ये मत पोर्ट्रे करें कि आई एम परफेक्ट, बिकॉज यू आर नॉट। तो अपने आप से अगर झूठ बोल रहे हो ये वाला, तो अपनी औलाद से ना झूठ बोले यार, ताकि उसको पता हो कि मेरे बाप में ये मसाइल हैं। और अच्छी बात ये है कि मेरे अब्बा इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, सो दैट इज़ हाफ द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सही, चलें, ज़बरदस्त यासिर भाई। मैं ये चाहूँगा कि हम लोग बेटी के पर्सपेक्टिव से बात भी करें, मैं सना से भी करूँगा, आपसे भी करेंगे, और थोड़ा सा और पेरेंटिंग पे 3-4 चीज़ें हैं जो मेरे जहन में आई हैं, बात करते हुए हम करेंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश यही है कि और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हम बेसिकली 3 एरियाज़ ऑफ लाइफ में बात करते हैं। एक वर्क है, एक रिलेशनशिप है, और एक सेल्फ है। सेल्फ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सेल्फ में मीनिंग ऑफ लाइफ भी आ जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम लोगों का इरादा है इन सब चीज़ों पे बात करने का। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा चीज़ों को फ़ोन डाउन कर सकें, हमारे लिए थोड़ा सा नैरो डाउन कर सकें, कि हम वो टॉपिक्स लेके उनको एलैबोरेट कर सकें और ऐसे लोगों को बीच में ला सकें जो इस कॉन्वर्सेशन में और वैल्यू ऐड कर सकें। तो वी विल बी मोर देन हैप्पी एंड थैंकफुल। तो यासिर भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलते हैं। इंशाल्लाह। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।